Yeah. Today in this session, our speaker are we have two speaker. One speaker is Mr. Ankush Kumar, and second speaker is Mr. Vikas Kumar. Let's first give introduction about Mr. Ankush Kumar. So Mr. Ankush Kumar has done BTech in 2021 from MC Motihari in Electrical and Electronics Engineering. He has done a pass GATE in 2021 with All India rank 2181 in EE, that is Electrical Engineering branch, and All India rank 620 in Instrumentation Engineering branch. He is currently doing BTech from National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal, in Signal Processing and Machine Learning. He basically belongs from Patna, Bihar. Our second speaker is Mr. Vikas Kumar. He has also done BTech in 2021 from MC Motihari in Civil branch. He has also appeared in GATE 2021 and secured All India rank 4000 in Civil Engineering branch, and he is currently doing MTech from IIT Guwahati in Environmental Engineering branch, and he basically belongs from Chhatapur, Supal, Bihar. So the as some of our attendees are asking, what is the purpose of this meeting? इस मीटिंग का पर्पस क्या है? तो मीटिंग का पर्पस यही है कि देखो, जैसे ये लोग भी हमारे थी बीच के ही है, जो भी हमारे स्पीकर है, जो भी हमारे सर, इन लोगों ने हमारे बीच में ही हम लोग भी मोतिहारी कॉलेज के स्टूडेंट्स है, ये भी मोतिहारी कॉलेज के स्टूडेंट थे। फिर आज ये यहाँ से मोतिहारी कॉलेज से बीटेक करके ये कोई तुमको एमटेक एनआईटी कर्नाटका सूरत अगर जा करके चेक करोगे तो टॉप थी कॉलेज है। एनआईटी कर्नाटका या आईआईटी गुवाहाटी से आज एमटेक कर रहे हैं। तो यहाँ से इतने ऊपर जाने की क्या इन्होंने किस रूट को फॉलो किया, किस पाथ को क्या अपने बीटेक के दौरान कैसे प्रिपरेशन किया, इनकी क्या स्ट्रेटजी थी, ओवरऑल इसी पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या है। एंड लास्टली फिर हम लोग क्यूरी भी होगी कि बहुत सारी क्यूरी होगी, चाहे वो 18 बैच के हो, 19 की हो, 20 बैच की भी कुछ कुछ क्यूरी होती है। उन सारे क्यूरी पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल पूरा पर्पस आज की मीटिंग की यही है कि हम लोग इस पे करेंगे। Now, before moving towards the session and handing these sessions to our speaker, we just want to share some instruction for our attendees. All the attendees who are present, just kindly here they follow these instruction, because हम सभी को पता है कि कहीं भी किसी भी सेशंस या इवेंट्स में अगर एक प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो वो इवेंट्स ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये सारे जो भी अटेंडीज है उन लोगों से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो लोग इन सारे इंस्ट्रक्शंस को थोड़े फॉलो करें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल this session is divided into two sub sessions, that is first experience और tip sharing session and second is query session। हमारा जो ये सेशन है ये दो सब सेशन में बटा हुआ है। पहला जो पार्ट होगा जहाँ पे हमारे जो भी आए हुए हैं गेट क्वालिफाइड, ये लोग अपना एक्सपीरियंस या जो भी टिप होगा वो शेयर करेंगे। एंड सेकेंड जो सब सेशन होगा उसमें क्यूरी सेशन होगा। तो फर्स्ट सेशन में जैसे बोले कि हमारे स्पीकर क्या अपने 4th ईयर की कॉलेज जर्नी, फिर गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, फिर उन्होंने जब गेट की वो प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आई और उन्होंने उसको कैसे रिजॉल्व किया। फिर हमारे जो अभी के गेट एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं इनके लिए क्या प्रिपरेशन टिप्स है इनके साइड से, इन सभी को डिस्कस करेंगे। एंड इस पीरियड के दौरान सभी अटेंडीज से रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया स्पीकर को इंटरप्ट ना करे, क्योंकि होता है कि वो लोग भी कुछ सोच करके आएंगे टीम, तो अगर इंटरप्ट किया जाता है तो फिर वो अपने टॉपिक से भटकते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ये कोई भी इंटरप्ट ना करेंगे। हाँ, अगर आपको वो जो बता रहे हैं उससे कोई भी क्यूरी आपके माइंड में आ रही है, इफ एनी क्यूरी कम्स, तो या तो उस क्यूरी को आप अपने माइंड में रखें या तो उसको कहीं राइट डाउन कर ले और नहीं तो उसको चैट बॉक्स में लिख दे। तो ये जब भी ये काम होगा तो जैसे ही हमारा जब सेकेंड सब सेशन स्टार्ट होगा क्यूरी सेशन,
तो सेकेंड क्यूरी सेशन में हम सभी अटेंडीज को सफिशियंट टाइम देंगे जिसमें वो कि अपनी क्यूरीज को आस्क कर सके। इस दौरान हम लोग चैट बॉक्स में भी जो क्यूरीज होगी वो सारी क्यूरीज को हम लोग 1 बाय 1 लेकर के वो सारे क्यूरीज पे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि किसी को कि हाँ मेरी क्यूरीज नहीं होगी, सभी की क्यूरीज को सफिशियंट दी जाएगी। हाँ, सिर्फ एक और रिक्वेस्ट है कि कृपया जो भी आपकी क्यूरीज है, ये क्वेश्चन है, वो रिलेवेंट रहनी चाहिए। ऐसा कोई भी पर्सनल या इरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछना है। जैसे लास्ट के सेशंस में भी कुछ कुछ हमारे थी जो अटेंडेंस थे, उन्होंने क्या किया था, इरेलेवेंट क्वेश्चन कुछ कुछ पर्सनल पूछ दिया था, जो एज ए इस प्लेटफॉर्म पर्सनल कॉमन प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लगता है पूछना है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर ये गेट की सेशन है तो आप गेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो या सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है इस तरह ये कैसे है वहां कैसे। एंड 2020 बैच के लिए एक एडवाइस है कि आप इस सेशन को, यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन गेट, तो हो सकता है कि हम गेट में अपीयर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम क्यों इस सेशन को अटेंड करें। तो इस सेशन को यू टेक एज एन एस्पिरेशन और इस सेशन को अटेंड करके कोशिश करो कि वो सारी नॉलेज हम गेन कर सके जिससे कि हमारे फ्यूचर गेट प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। तो ये हमारे 2020 बैच के जो भी होंगे स्टूडेंट, उनके लिए एक एडवाइस है कि वो इस सेशन को ये नहीं एक नेगेटिव पॉइंट में नहीं लेकर के एक पॉजिटिव में एज ए इंस्पिरेशन ले और इस सेशन से हो सके तो नॉलेज गेन कर सके। अपनी अगर आपकी कोई रिलेवेंट क्वेरीज आ रही है तो वो क्वेरीज पूछे ताकि आपका फ्यूचर गेट प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ मैं अब इस सेशन को हैंड ओवर करना चाहूंगा विकास सर एंड अंकुश सर को। विकास सर एंड अंकुश सर, kindly share your 4-year college journey, gate preparation strategy, and like any other thing you want to share one by one. थैंक्स अतुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है वो भी जब अपना टेस्ट देना स्टार्ट करता है तो वो भी मुश्किल से 30, 40, 50 तक कर पाता है, लेकिन टॉपर्स जो होता है, जो रैंकर्स होते हैं, जो बाद में रिजल्ट देते हैं, वो इस स्कोर को लेके डिमोरलाइज नहीं होते हैं कि चलो यार अब तो नहीं कुछ होगा, छोड़ दिए। इससे आपको भी डिमोरलाइज नहीं होना है। बस आपको क्या करना है कि बस आपको अपनी गलती पता लगाना है कि कहाँ, मतलब क्या ऐसा गलती कर रहे हैं कि मेरा नंबर कम आ रहा है। कि आप सिलेबस अपना नहीं कंप्लीट किए हो, या जो आप पढ़े हो वहां से आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या फॉर्मूला आप भूल जा रहे हो, या फिर अपनी कमी निकालिए कि आखिर ऐसा क्या है जिससे मेरा नंबर, या टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, या फिर जो वर्चुअल, वहां पे तो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, नॉर्मल कैलकुलेटर होता नहीं है, आपका कैलकुलेशन एरर हो रहा हो। तो ये सब आप टेस्ट के थ्रू गलती एनालिसिस कीजिए कि आप गलती कर कहाँ रहे हैं। यदि आप फॉर्मूला के कारण आपका क्वेश्चन छूट रहा है, क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि फॉर्मूला को रिवीजन करें। फॉर्मूला के कारण आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। नहीं तो होता क्या, जब आप एग्जाम दे के निकलिएगा सेंटर पे से, तो उसके बाद आपको ये दिमाग में ये लगेगा कि अरे ये फॉर्मूला याद रहता तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन और बन जाता। तो उस टाइम बहुत बुरा लगता है, ये फॉर्मूला के कारण मेरा ये क्वेश्चन छूट गया या ये चीज हट गया। तो कोशिश कीजिए कि फॉर्मूला के कारण कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटे एग्जाम में। ठीक, ये चीज हम अभी 2022 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए मैं कह रहा हूँ। अभी आपका टाइम है, जितना पढ़े हैं आप उतना सफिशियंट है। अब ज्यादा ये सब्जेक्ट को कवर करने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़े हैं उसी को मतलब कि रिवीजन कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना हम पढ़े हैं उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो न छूटे। अब बहुत स्टूडेंट करते क्या है कि अभी भी मतलब कि वो सिलेबस कवर करने में लगे होते हैं। लास्ट के 1 मंथ में चलो ये चीज नहीं पढ़े हैं तो ये चीज मैं पढ़ लेता हूँ, तो उस पढ़ के भी आपको कोई फायदा नहीं होगा लास्ट के 1 मंथ। क्योंकि 1 मंथ में आप मान के चलिए कोई सब्जेक्ट है उसको 5 दिन 10 दिन में कवर किए, जब तक आप उसमें मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं रिवीजन कीजिएगा तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो 100% श्योरिटी के साथ है कि आप जब एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन बनाइएगा, लेकिन आपको डाउट होगा कि कहीं ये गलत तो नहीं बनाए हैं। उस चक्कर में होता क्या है कि आपको वहां डर भी सताएगा कि चलो हम बना दिए तो फिर निगेटिव मार्किंग आएगा, क्या आएगा, तो वहां भी नहीं बनना है। तो लास्ट का जो टाइम होता है ना 1 मंथ, इसमें आप नया चीज को नहीं पढ़ेंगे। जो भी आप पहले पढ़ लिए हैं, जितना इस सिलेबस हुआ है आपसे, उसी को रिवीजन कीजिए, उसको टेस्ट के थ्रू एनालिसिस कीजिए
और अपना गलती को मतलब खोजिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता है कि हम कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं, ये सब आप खोजिए। अब लास्ट का टाइम है, इसमें नया सिलेबस कवर नहीं कीजिए। तो यही सब जो है, जो 2022 के एस्पिरेंट हैं, उसके लिए मैं यही कहूंगा कि अभी का टाइम है, आप डिमोरलाइज नहीं है, अपने माइंड को कूल रखिए, क्योंकि ज्यादा मतलब कि ये टेंशन लीजिएगा, टेंशन होइएगा तो फिर उसका इम्पैक्ट आपके एग्जाम में पड़ेगा। तो एकदम चिल रहना है। आपका तैयारी की आप 1 साल मेहनत किए होंगे तो आपका वो जो ईमानदारी से मेहनत किए होंगे तो आपके एग्जाम में झलकेगा। इसीलिए आप यदि 1 साल मेहनत नहीं किए हैं फिर तो आपको लगता है कि चलो 1 महीना बचा हुआ है, टेंशन लेके, उससे कुछ नहीं होगा। यदि साल भर आप पढ़े हैं तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा, क्योंकि हम भी इसी तरह का ही अपना स्ट्रेटजी फॉलो किए थे। मैं भी कोई हाई फाई स्टूडेंट नहीं था कि चलो मुझे बहुत ज्यादा चीज समझ में आते थे या एक बार पढ़ लिए तो चलो, ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी बस प्रैक्टिस किए, अपने का स्ट्रेटजी फॉलो किए, एक अपना वे अपनाए, बस उसी को कंटिन्यूस फॉलो करते गए, तो बाद में बस जो मेहनत किए तो उसका रिजल्ट मिला। तो आई थिंक 2022 वाले जो भी हैं उसको मेरी बात समझ में आई होगी, या फिर और यहाँ पे जो है जैसे अतुल ने बताया कि 2K20 बैच के भी स्टूडेंट हैं, 2K20 या 2K19 के भी है। जो 2K19 है उसके लिए ये बेस्ट टाइम है, उसके लिए अभी 1 साल टाइम बचा हुआ है। ठीक, 1 साल टाइम उसके लिए अभी से उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अभी से अपना एक स्ट्रेटजी अपनाइए और अपना एक उसको फॉलो कीजिए। तो मैं भी जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो कुछ 1 साल मतलब यही मेरे टाइम में, तो जैसे मैं 2021 में गेट दिया था, तो उससे पहले 2020 में वो कोरोना आ गया था, होली के टाइम में लॉकडाउन वगैरह लगा था, तो मैं उसके बाद ही सीरियस हो गया था अपने पढ़ाई को लेके कि ये अपने गेट के प्रति। अब पहले मैं ये बता दूं मेरा कॉलेज का वो जर्नी कैसे रहा। मैं 2017 में यहीं से पटना से ही ये अपना 11th-12th करने के बाद मोतिहारी में एडमिशन लिया था। तो यहाँ पे IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करता था, तो प्रिपरेशन तो ठीक ही था, तो कुछ कारणवश ये उधर नहीं हो पाया, तो मोतिहारी मिल रहा था तो उधर चले गए। तो फिर वहां गए तो एकदम फर्स्ट ईयर तो जानवे करता हम लोग के टाइम में वगैरह वहीं सब रैगिंग वगैरह होता था, तो ऐसे ही हम लोग का निकल गया फर्स्ट ईयर। उसके बाद सेकेंड ईयर में गए तो फिर ये मेरा जो जूनियर था वो लोग आया, तो फिर सेकेंड ईयर में तो जानवे करता कोई, मतलब सेकेंड ईयर जब नया बच्चा ये को फ्रेशर मिलता है, वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाता है तो एक नया उमंग रहता है कि कॉलेज में सीनियर बने हैं, तो फिर वो भी उसी तरह निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा थर्ड सेमेस्टर निकला, जैसे फोर्थ सेम में गए, तो जैसे फर्स्ट सेम होता है, फर्स्ट सेम में सबको कॉमन पेपर पढ़ना रहता है कि जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और PYQ सॉल्व हो जाता है तो क्या अच्छा रैंक आ जाएगा। ठीक है रोहित कुमार, मैं आपका ये जब ये क्वेरी सेशन होगा ना तो उस टाइम में ये आपका क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा, आप अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। तो वही जब फर्स्ट ईयर में रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में तो नॉर्मल वो सबका कॉमन पेपर रहता है, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये केमिस्ट्री वगैरह, तो सब ऐसे निकल जाता है। लेकिन जैसे थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो कुछ ब्रांच पेपर आने लगा, तो जैसे मेरा ब्रांच पेपर आया तो ब्रांच पेपर में मेरा इंटरेस्ट होता है ना ये बढ़ने लगा कि चलो ब्रांच पेपर को अच्छे से पढ़ा जाए। तो जैसे फोर्थ सेमेस्टर में गए तो कुछ 2-3 ब्रांच पेपर आ गया था, तो अपना पढ़ाई स्टार्ट किए। लेकिन जब फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट हो रहा था, यानी कि हम लोग का सुपर सीनियर कॉलेज से निकलने वाला, वो लोग 8th सेमेस्टर में थे, तो वहां से देखा यार ये लोग का ना ही प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से और ना ही ये कुछ हो रहा है, तो क्या ऑप्शन बचता है फिर यहाँ से। तो फिर ये हम तो वैसे सिविल से थे, तो सिविल का भी वैसे प्लेसमेंट हो नहीं रहा था वहां से, तो क्या किया जाए, बस 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो गेट कर लो या इंजीनियरिंग सर्विसेज कर लो, या फिर अपना जो नॉन टेक वगैरह में तब या तो BPSC UPSC ये सब करो। तो मुझे बस लगा कि चलो यार ये गेट तो अपने रैंक अपने मतलब कि बस कहा, यदि ये इसका सिलेबस देखे क्या है, मोस्टली सिविल का ही पूछता है, और सिविल पढ़ने में हमको मन भी लगता था, तो चलो ये हो जाएगा। तो उसके बाद जो ब्रांच पेपर था मेरा फोर्थ सेमेस्टर के बाद, तो उस ब्रांच पेपर को मैं मतलब पढ़ता गया ठीक ठाक से। मुझे कभी
जो यहाँ पे मोतिहारी से होंगे, मोतिहारी या शिवहर, उस सबको पता ही होगा कि यहाँ पे मैंने कॉलेज एग्जाम को, ये कॉलेज में मेरा मार्क्स कम आता था, उस सबको मैं कभी उतना सीरियस नहीं लिया कि मैं कभी अपने क्लास में टॉपर वगैरह नहीं रहा, कि नहीं मेरा कभी सीजीपीए टॉप आया या फिर इंटरनल मेरे मार्क्स अच्छे आए, ऐसा कुछ नहीं था। इंटरनल में कभी कभार आ जाता था, जो सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ के जाता था तो इंटरनल्स मेरा नंबर आ जाता था, लेकिन कभी वो सेमेस्टर में टॉपर ये सब नहीं रहा था। तो मैं कभी उतना ये सेमेस्टर एग्जाम को के मार्क्स को उतना दिल पे नहीं लेता था कि यार सेमेस्टर मेरा कम आए ये वो। मैं तो इधर कुछ दिन पहले सुना हूँ, कोई जूनियर मतलब बता रहा था, कोई लड़का था शायद 19 बैच या 20 बैच का, जिसको सेमेस्टर में शायद कम अंक आया, तो शायद कुछ वो गलत अटेम्प्ट वो कदम उठा रहा था। तो ऐसा नहीं करो यार, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। सेमेस्टर का मार्क्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, ठीक ना। तो या यहाँ पे जानवे करते हैं, हमको तो आज तक एकयू के मूल्यांकन जो सिस्टम है उस पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ कि ये कैसे मतलब कि ये मूल्यांकन करता है, ठीक। तो वो सब चीज नहीं करो। सेमेस्टर का मार्क्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है कि सेमेस्टर में तुम कम आओ तो तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है। तुम्हारा यदि जीपीए 6 में है या 7 में है तो इसका मतलब ये नहीं होगा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, ठीक। या किसी का 8 में आ गया तो बहुत मतलब कि ये हाई फाई स्टूडेंट है या उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसका ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपने में यूनिक हो, किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करो, बस अपने अपना मतलब कि ये करते रहो। तो बस वही था। फिर जो 4th सेमेस्टर के बाद जो मेरा ब्रांच पेपर आने लगा, तो मैं तो ब्रांच पेपर को जो भी था वो ठीक से पढ़ता था, क्योंकि ब्रांच पेपर मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था, इंटरेस्ट लगता था। लेकिन उसके बाद फिर जब हम लोग फाइनल ईयर में गए तो उसके बाद जब 1 साल हम लोग का टाइम बचा, जैसे 1 साल, जैसे अभी ये जो 2023 में गेट लिखेंगे 19 बैच के स्टूडेंट जो हैं 2K19, इसी तरह यही टाइम था। उसके बाद 1 साल का टाइम बच रहा था, तो अब लगा कि नहीं यार, अब एक अपना प्लान फॉलो, मतलब एक अपना स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, एक अपना तरीका होना चाहिए, अब कैसे मतलब कि ये करें। तो फिर उसके बाद उस टाइम मैं घर पे था, घर से आया था, तो ऐसे ही अपना प्लानिंग वगैरह बनाया कि अब ऐसे ऐसे करके पढ़ना है। प्लानिंग क्या बनाया, प्लानिंग यही था कि पहले 1 to 1 करके सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो भी मतलब कि सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करता जाऊंगा। जैसे जो वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं वो सबको अच्छे से और या उस पर टाइम देके करना है। इसी तरह का अपना स्ट्रेटजी बनाया। एक क्या कहते हैं, एक पेज पे सारा सिलेबस लिखा है, क्या क्या सिलेबस है गेट में, क्या क्या है, तो वो करके फिर 1 to 1 करके सिलेबस को मैं मतलब होता ना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसी दौरान फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया तो फिर घर जाना पड़ गया। तो घर जाने के बाद तो घर पे तो पढ़ाई किसी से होता नहीं है, घर पे बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ, घर पे पढ़ाई हो नहीं पाता था ना, उस टाइम ना इंटरनेट, मेन इशू हो जाता था इंटरनेट कनेक्टिविटी का। और मैं जो होता है वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग्स करता हूँ, ये गांव से बिलोंग्स करता हूँ, तो वहाँ पे तो और भी मतलब कि ज्यादा इशू रहता था इंटरनेट का, लाइट का। थोड़ी सी भी बारिश आ गई तो फिर लाइट चली जाती थी, या फिर ये क्या कहते हैं इंटरनेट वगैरह नहीं रहता था। तो फिर मैं क्या किया कि लॉकडाउन के कुछ दिन बाद मैं घर से अपने ही होम डिस्ट्रिक्ट में रहने लगा था, तो वहीं पे मतलब कि रहता था। फिर अपना जो भी सब्जेक्ट था वो 1 to 1 करके कंप्लीट करता गया। तो ऑलमोस्ट मेरा जो भी सब्जेक्ट था ना, अगस्त या सितंबर के एंड तक, अगस्त सितंबर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, क्योंकि सीरियस मतलब हो गया था। तो अगस्त सितंबर तक मैं जो भी सिलेबस था लगभग कंप्लीट कर लिया था, 1-2 को छोड़ करके, क्योंकि 1-2 मुझे इंटरेस्ट नहीं था, वो पेपर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता था, तो मैं छोड़ दिया था कि इसको देखा जाएगा बाद में, यदि अच्छा लगा तो मैं पढ़ूंगा इसको। तो उसको छोड़ के उसके बाद मेन चीज होता है क्या ना, कि जैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए, सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता है, मेन चीज होता है कि आपका पकड़ उस पे क्या है। गेट का मतलब ही होता है कि आप टेक्निकली कितना साउंड है। जैसे गेट, जब आप गेट दीजिएगा, आपके हाथ में गेट स्कोर कार्ड रहेगा, तो आपका गेट स्कोर कार्ड ये बताता है कि आपने जो 4 साल में अपनी टेक्निकल डिग्री ली है उसमें आप कितना साउंड हो, आपका टेक्निकल पेपर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज तभी होगा जब आप हर एक जो आपका चैप्टर है, हर एक जो सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे वे में पढ़िए, उसका एनालिसिस कीजिए। और गेट तो एकदम न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है, तो अब न्यूमेरिकल पे भी आपको पकड़ बनाना पड़ेगा।
तो गेट में आपको मोर देन इनफ, मतलब मोर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत, मतलब करना पड़ेगा। मैं भी नहीं किया था। सबसे पहले मैं क्या किया था, जो भी प्रीवियस ईयर होता है गेट का जो प्रीवियस ईयर है, जो भी आते हैं मैंने मेडजी का वो खरीद रखा था, तो मैं मेडजी का गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो बनाता था। फिर उसके बाद यदि टाइम मिलता है तो फिर वो जो ईएससी का जो प्रीवियस ईयर होता है प्रीलियम्स का, वो कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। देखिए कोई भी स्टूडेंट को लगता होगा कि सर गेट का चलो पीवाईक्यू कर लेते हैं, तो उससे जैसे अभी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर प्रीवियस ये पीवाईक्यू बन जाता है तो उससे अच्छी रैंक आ जाएगी। श्योर आ जाएगी अच्छी रैंक। सिर्फ अब एक बात आप ध्यान से मतलब कि सुनिएगा, सोचिएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगा लिए, ठीक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के आप खुश हो रहे हैं कि चलो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे से बन जाता है, मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी आपकी रैंक अच्छी। लेकिन सोचिए बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जो आप ही के मतलब की बैचमेट होंगे, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा वो और भी सोर्स से क्वेश्चन लगा रहे हैं, या फिर वो जैसे ईएससी का जो प्री होता है ये सब भी कर रहे हैं, तो उसका रैंक ज्यादा अच्छा आएगा। अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है, जैसे यहाँ पे 2022 वाले जो फ्रेशर हैं वो भी बैठ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे साथ मतलब कि ये क्या कहते हैं पास आउट हुए थे, 2021 में पास आउट हुए, तो वो भी गेट दे रहे हैं। जो 2020 में पास आउट हुए थे वो भी गेट दे रहे हैं। कोई 2 साल 3 साल मेडजी ईएस मास्टर और भी डिफरेंट कोचिंग में क्लास किए हुए हैं वो भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि टीचर भी गेट में बैठ रहे हैं। अब कंपटीशन मतलब कि बराबर का नहीं रहा, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनफ नहीं है। जब तक आप टेस्ट सीरीज वगैरह देख करके आप अपनी गलती को नहीं खोजिए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है। हाँ, आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, ठीक ठाक आ जाएगी, लेकिन उतना में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप क्वालिफाई कीजिएगा जस्ट, क्योंकि अब कंपटीशन जो है वो बराबर का नहीं रहा है। क्योंकि इसमें सिर्फ आप ही नहीं बैठ रहे हैं, आपके साथ साथ एमटेक का जो स्टूडेंट है, जो एमटेक कर लिया है, वो भी बैठ रहे हैं, टीचर बैठ रहे हैं। तो आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। जैसे आपको किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप मतलब कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं सिविल से हूँ, तो और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट सिविल से होंगे, तो सिविल से जो भी होंगे या जो तो उसको पता होगा कि सिविल का जो मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वो जियोटेक होता है। और जियोटेक होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, हाईवे होता है। तो ये सब सब्जेक्ट से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप यदि पढ़े हैं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप 100% श्योरिटी के साथ कर सकते हैं, आपसे बन ही जाएगा यदि आप उसमें मेहनत किए हैं। तो आप इस पे श्योरिटी कैसे होइएगा कि हाँ इससे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तो हम जियोटेक में कम से कम नहीं तो ये 1000+ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए होंगे। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है अब 1000+ क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से, तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं गेट का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, उसमें आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि जो आपको एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे। तो उस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके रख लीजिए। उस क्वेश्चन में से जो आप ये की पॉइंट निकाले हैं उसको अपने नोटबुक में लिखिए, और उसको जब आप नोटबुक रिवीजन कीजिएगा तो उसको आप उसको भी साथ में रिवीजन कीजिए। इसी तरह जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसको आप अच्छे वे में रिवीजन कीजिए, कंटिन्यूअसली रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन बनाते रहिए। मेन चीज है क्वेश्चन बनाने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपको, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जूनियर मुझे फोन करता है कि सर ये सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो मैं ये कहूंगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ इस सब्जेक्ट से यदि क्वेश्चन आएगा तो मुझे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप कीजिए क्या, जैसे एक कोई पेपर उठाए, आप उसको रिवीजन किए, आप उस क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाइए, फिर मतलब उस क्वेश्चन में, उस सब्जेक्ट में आप यदि 5000+ क्वेश्चन यदि कर लेते हैं, 5000+ क्वेश्चन यदि कर लेते हैं, तो हम 100% लिख के दे देंगे कि आपको उस सब्जेक्ट में आपको
कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ इस सब्जेक्ट से यदि आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो मैं बना दूंगा, या नहीं भी बनेगा तो वो क्वेश्चन मेरे रडार में आ जाएगा, मतलब मेरे रेंज में आ जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन मेरे रेंज में है, मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। या यदि नहीं भी करूंगा तो उसमें क्या इस चीज है कि मैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या ऐसा कारण है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इतना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स बना के शॉर्ट नोट्स रिवीजन करते रहिए। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। आप यदि शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर, शॉर्ट नोट से आपको ये फॉर्मूला जो भी होता है, जो छोटा छोटा कंसेप्ट है, वो भी आपको ये दिमाग में रहने लगेगा। तो यही सब चीज है, यही सब एक चीज जो मेन होता है ना प्रिपरेशन के दौरान, वो होता है कंटिन्यूटी। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जूनियर या फिर जो ये फोन या मैसेज करके बोलते हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो पाता, कुछ टिप्स बताइए, क्या करें, पढ़ नहीं पाते हैं। तो होता क्या है कि बोलता है कि सर 1 घंटा पढ़ते हैं, फिर ये मोबाइल बगल में रहता है, मोबाइल चलाने लग जाते हैं, पता नहीं चलता टाइम कैसे निकल गया। नहीं होगा। आप धीरे धीरे आदत बनाइए पढ़ने का, बैठने का सबसे पहले आदत बनाइए कि आप ये कंटिन्यूअसली बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे करके। आप सबने तो कोटा फैक्ट्री देखे होंगे, जिसमें कहा था कि इस दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। यदि सीरियस हैं अपने प्रति, आपको लगता है कि हाँ मुझे करना है, मुझे गेट करना है, या कोई भी चीज, या कोई भी दूसरा एग्जाम, यदि कोई गेट के अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज या सिविल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं, या किसी को लगता है मैं कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट मतलब कि उठाऊंगा, तो उसके लिए आपको मेन चीज होता है कंटिन्यूटी बनाइए, कंटिन्यूटी बना के रखिए और उसको फॉलो करते रहिए। कंटिन्यूटी कहने का मतलब यही हुआ कि जैसे मान के चलिए आप आज ये प्रोग्राम है ATPLC, आज हम यहाँ पे आए, सर मोटिवेट कर दिए, या यूट्यूब पे जाके टॉपर्स का स्ट्रेटजी देख लिए, या फिर संदीप महेश्वरिया जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है उसका वीडियो देख लिए, और आ गए कि चलो आज तो मतलब फोड़ ही देना, आज आके ये 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा मतलब कि पढ़ लिए। अब फिर कल पता चला कि भैया की शादी है, वहां चल गए, तो ऐसे नहीं होगा। फिर अब कंटिन्यूटी, आप 3 ही घंटा पढ़ रहे हैं, 4 ही घंटा पढ़ रहे हैं, तो लेकिन आप कंटिन्यूटी बना के पढ़िए, डेली पढ़िए। उससे होता है क्या है कि आपको मन भी लगा रहेगा, प्लस आपका एक फ्लो बना रहेगा। तो मेन चीज होता है, तो मिला जुला के ही होगा कि आप कंटिन्यूटी फॉलो कीजिए, अपने पाथ से भटकिए नहीं। आप यदि आप अभी कॉलेज में हैं, अभी तो कॉलेज तो आई थिंक हॉस्टल वगैरह तो बंद हो गया होगा, अभी सब जो भी होंगे या तो घर पे ही होंगे, तो अभी तो ज्यादा तो डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा होगा कि दोस्त वगैरह से। यदि कॉलेज में रहते हैं तो जो भी मतलब कि इवेंट्स वगैरह होता है कॉलेज में, सब में पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉलेज लाइफ दोबारा मिलता है नहीं। हाँ सर, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ बता देते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, वो बाद में मैं बता दूंगा, लास्ट में अभी बता दीजिए बता सर। दूंगा। क्या अभी बता दीजिए, लास्ट में बता दीजिएगा, अभी बताइए। सर आपको हाँ बोलो। कुछ है नहीं, बस ग्रुप में आने दो, सब कुछ प्रिपरेशन होगी। हाँ क्या बोल रहा था? बताइए सर, लास्ट में बता दीजिएगा, सर अनअकैडमी के लिए। ठीक है, मैं बता दूंगा अनअकैडमी के लिए। जो भी डाउट होगा ना तुम्हारा, जी सर, वो लास्ट में तुम पूछना, मैं जितना टाइम होगा मैं सबका डाउट क्लियर करूंगा। जो भी स्टूडेंट है सब अपना डाउट पूछना, 1 बाय 1 करके मैं डाउट क्लियर करूंगा। सर अंकुश को बोलो कि वीडियो क्लोज बंद करे, ऐसे नेट ज्यादा लगता है हमारा। हो गया। या तो तुम वो कर दो ना, इनकमिंग वीडियो ऑफ कर दो ना। उसमें इनकमिंग वीडियो ऑफ कर दोगे ना, तो वो इधर का वीडियो नहीं जाएगा, बस वॉइस तुम्हारे पास जाएगा, तो उसमें उतना डाटा खर्च नहीं होता है, उतना डाटा तुम्हारा नहीं जाएगा। और वैसे भी 2 GB डाटा मिलता है। तो चलो सब म्यूट करवा दीजिए ना, टू बजता है बीच में। पढ़ता था तो उनका बहुत अच्छा लगता था, तो उनको फॉलो करता था। फिर ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरे सेकंड ईयर में उमेश डांडे को ही फॉलो किया हूँ, और उसके बाद जब 3rd ईयर में आया तो लगा कि अब उमेश डांडे सर से थोड़ा सा ऊपर उठा जाए, तो
अंकित गोयल सर का थोड़ा देखा, क्योंकि वो शुरुआत में उनका देखोगे तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में ठीक हो जाता है। तो बाद में अंकित गोयल का फॉलो किया, फिर आशु झांगरा। ये सब, आशु झांगरा एक ऐसा फैकल्टी है जो कि पूरा डीप डाइव मारता है। तो मतलब देखोगे तो पूरा यूट्यूब वगैरह से किया। उसके बाद हो लग गया लॉकडाउन लगा तो गया घर पे गया तो एक्चुअल में जैसे विकास बताया, और हम लोग का सबका वही हाल है यार, पढ़ाई हो नहीं पाता है घर पे भी। घर पे गया तो पूरा लॉकडाउन में वैसे क्रिकेट वगैरह खूब खेला। उसके बाद फिर लोग घर पे थोड़ा परेशानी हो गया था मेरे, क्योंकि उसी कोविड के सिचुएशन में पापा जी का डेथ हो गया था। और फिर 1-2 मंथ के बाद फिर बाढ़ आ गया, तो पूरा मतलब जितना देर लॉकडाउन था मेरा पूरा स्पॉइल ऑलमोस्ट हो गया। फिर लास्ट में ऐसा समय आ गया था कि सोचा कि अब तो गया मेरा गेट, कि 2022 के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो फिर 1-2 दोस्त थे, आदर्श प्रिंस सर थे और एक और जयंत सर थे, तो उन दोनों का कॉल आया कि चलना है क्या कॉलेज, की थोड़ा 1 मंथ बचा हुआ है गेट के लिए, 1-1.5 मंथ की प्रिपरेशन करेंगे। वैसे देखा हुआ था 1.5 साल में पूरा चौपट करके बैठ गया था, लेकिन ऐसा था कि यूट्यूब वगैरह से पढ़ता था, तो पढ़ने का स्टाइल ऐसा मेरा रहता था कि मैं कभी भी, देखो सही देखोगे तो मैं टेबल वगैरह बेंच पे प्रॉपरली बैठ के कभी पढ़ा नहीं। आराम से फोन लेके कान में ईयरफोन लगा के आराम से सो के पढ़ता था, और नोट्स बनाता नहीं था। नोट्स इसलिए नहीं बनाता था क्योंकि 1-2 सब्जेक्ट का नोट्स बनाने का कोशिश किया था। हालांकि मैं तुम लोग को सजेस्ट नहीं करूंगा ऐसे, क्योंकि इसका बहुत सारा फ्लॉज भी है, बताऊंगा क्या क्या फ्लॉज है, क्या क्या तुम लोग को फॉलो करना चाहिए, लेकिन जो मैं किया वो बता रहा हूँ। तो नोट्स बनाता नहीं था, मतलब जो कंसंट्रेशन था सीधे एक्चुअल जो स्क्रीन पे रहता था। हाँ, जॉन एसेंस में 21 का पास आउट हूँ। और देखोगे तो उसके बाद आया यहाँ पे, तो लास्ट का 1-1.5 मंथ बचा हुआ था, तो टेस्ट सीरीज ले लिया। अब टेस्ट सीरीज लिया तो अच्छा, मतलब देखोगे तो हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नेटवर्क थ्योरी करके कोई सब्जेक्ट है, तो एकदम फंडामेंटल सब्जेक्ट है, तो उससे टेस्ट देना शुरुआत किया तो बहुत अच्छा मार्क्स आया टेस्ट में। पूरा अंदर से बूस्ट मिला कि हाँ लगता है कि अभी भी कुछ कर पाएंगे। धीरे धीरे मतलब 1-1.5 महीना खूब पढ़े, मतलब 8-8 घंटा के आसपास पढ़ लेते थे हम तीनों, 1 मंथ पहले गेट एग्जाम के पहले। उसके बाद टेस्ट वगैरह दिए, तो एक दिन अचानक से हुआ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट देने बैठा तो मेरा मार्क्स आया नेगेटिव, माइनस में। आई थिंक -1 या -2 नंबर था। उसके बाद इतना डिप्रेस्ड हुआ, उसके बाद तो सोच ही लिया कि पढ़ना छोड़ देंगे, कि क्यों झूठ मूठ के 1-1.5 मंथ बाकी है, कि अगर 1-1.5 मंथ में अगर फिर से हम अगर फंडामेंटल कुछ पढ़ेंगे तो हो सके तो हमारे 2022 वाले गेट में बेनिफिट कर दे। मैं पूरा शुरू से पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर दोस्तों समझाया लोग कि यार 15-20 दिन बाकी है, थोड़ा सा पढ़ ले, हो जाएगा। बहुत उन लोग का भी हेल्प रहा है। तो टेस्ट देने गया, तो टेस्ट देने का भी मतलब अभी लगता है कि अगर टेस्ट वगैरह अच्छे से दिए रहते तो थोड़ा सा तो फायदा होता है, क्योंकि 4 या 5 हम लोग फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, और 5-6 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया था। वो भी उसी सब्जेक्ट का टेस्ट दिया था जो मुझे आता था, उसका नहीं दिया था जो मुझे नहीं आता था। अच्छा बताता हूँ विवेक, कौन सी यूट्यूब, सब कुछ बताऊंगा यार, जो तुम लोग पूछ लो गेट जर्नी के बारे में। उसके बाद गेट एग्जाम दिया। वैसे टेस्ट सीरीज देता था तो 45 से 55 के रेंज में मार्क्स आता था, तो लगा कि ठीक है देखेंगे वहाँ पे क्या होगा। फिर गया टेस्ट देने, तो फर्स्ट दिन 2 पेपर भरा था, एक इंस्ट्रूमेंटेशन और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जाम देने गया तो एकदम चिल होके गया कि यार पेपर अपना है नहीं, ऐसे ही जाते हैं कुछ देखने के लिए, मतलब कम से कम ऐसा तो सेटअप देख लेंगे ना, कि कैसा सेटअप होता है, कैसा वर्चुअल कैलकुलेटर, गेट एक्चुअली गेट एग्जाम का इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो उसके बाद आराम से चिल मोड में गया तो लगभग क्वेश्चन बन गया, अच्छा लगा। मतलब एग्जाम से निकलते समय खुश थे, क्योंकि एक तो अपना सब्जेक्ट नहीं था वो, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन मतलब लगा कि ठीक ठाक, मतलब जैसा टेस्ट सीरीज जाता था वैसा गया था, तो सोचे कि चलो ठीक है। फिर अगला दिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गया, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दिन हमारे साथ
हुआ क्या कि देखो, जिस दिन इंस्ट्रूमेंटेशन का मेरा एग्जाम था, 3 घंटे का एग्जाम था, तो मैं 2 घंटे के अराउंड में 2 घंटा 2.25 घंटे में मैं पूरा पेपर फिनिश करके बैठ गया था। उसके बाद मुझे कुछ आया नहीं रहा था क्योंकि मेरे सब्जेक्ट से था नहीं, बस ऐसे ही क्वेश्चन को दोबारा तिबारा रिपीट कर रहा था, देख रहा था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दिन क्या होगा मेरे साथ कि, और वैसे टेस्ट सीरीज भी देता था तो मैं 2 घंटा के 2 घंटे या 2 घंटा 15 मिनट के राउंड में मार के पूरा हो जाता था मेरा, मतलब हर क्वेश्चन टच कर देता था। जो नहीं आता था उसका तो बात ही अलग है। गेट एग्जाम के दिन हुआ कि मेरा 3 घंटा कब पार हो गया पता नहीं चला, और लगा कि अभी आधा घंटा का और चल रहा था। हालांकि थोड़ा सा प्रेशर हो गया था उस दिन। फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट देखे तो थोड़ा सा खुशी हुई क्योंकि लगा कि मतलब जितना मेहनत किए थे, हालांकि मेहनत मेरे एक्चुअल में देखोगे तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का मेहनत था, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का और सेकेंड ईयर फुल, वही मेरा एक्चुअल मतलब प्रॉपर मेहनत किए थे, जो कि अच्छा वाला मेहनत किए थे। उसके बाद फिर काउंसलिंग वगैरह का, काउंसलिंग में भी 1-2 गलती किए हैं हम, तभी जाके एनआईटी में है, तो शायद कोई आईआईटी में रहते। वैसे गुवाहाटी में जहाँ विकास सर है वहाँ पे भी स्पॉट में मिल रहा था ये RF एंड फोटोनिक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड फोटोनिक्स, तो देखो उसका प्लेसमेंट स्टैट्स वैसे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमको एक चीज़ था कि हमें कभी से भी ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था मैं, क्योंकि वहाँ पे भी था तो हमें इलेक्ट्रिकल लेना था बीटेक में, तो इलेक्ट्रिकल में गए। यहाँ पे भी मतलब एक्स्ट्रा अदर वाला हम ब्रांच सेलेक्ट ही नहीं करते थे, जैसे और सब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत सारे ब्रांचों में फिल कर सकता है, तो RF एंड फोटोनिक्स था, रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन था, तो उन सब में नहीं फिल किया था। मतलब 2-3 था पावर सब्जेक्ट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हम लोग का कोर होता है, उन सब में सबमिट किया था, मतलब उन सब में फॉर्म फिलअप किया था, तो उन सब में तो थोड़ा सा वो हो गया था। लेकिन कॉल आया IIT गुवाहाटी से कि RF एंड फोटोनिक्स में स्पॉट में खाली है, तो हम तो स्पॉट में वो सब्जेक्ट भरे नहीं थे, तब तो बोला कि चलिए कोई नहीं, तब तो नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद गए NIT में, NIT कर्नाटका लिए, SPM सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग, बहुत सारा सोचने के बाद लगा कि ब्रांच अच्छा है। विच कॉलेज यू गॉट आफ्टर गेट? हाँ, NIT कर्नाटका सूरतकल। हालांकि ये भी कॉलेज अच्छा ही है, ज़्यादा बुरा नहीं है, मतलब बस उसके बाद यहीं पे हैं। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम, फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम पूरा हुआ है और थोड़ा प्रोजेक्ट वगैरह का काम चल रहा है। एक और चीज़, कभी भी देखो यार, तुम लोग का पूरा वो बाकी है, पूरा प्रोजेक्ट बाकी है। देखो गेट एग्जाम एक अलग चीज़ है, सबका कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हर कोई गेट एग्जाम फॉलो करे, क्योंकि जब आगे चल के जाओगे तो पता चलेगा यार बहुत सारे रास्ते हैं गेट एग्जाम के अलावे भी। हाँ, बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा, सबको रुक जाओ। तो फिर गेट एग्जाम के अलावा बहुत सारे हैं, बहुत लोग नॉन टेक में भी चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि देखो यार, पूरे 4 साल के जर्नी में एक्चुअल में हम लोग देखा जाए तो बेहतरीन ढंग से कभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो हमारा माइनर और मेजर प्रोजेक्ट होता है ना, मैं बोलूँगा कि उसे जितना मेहनत कर सकते हो उसमें उतना मेहनत कर दो। मतलब तुम एटलीस्ट उसमें मंथ दो प्रॉपर 2-2 4-4 घंटा डेली, और एक ऐसा प्रोजेक्ट करो। देखो यार, प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपने से करेंगे, क्योंकि बेसिक प्रोजेक्ट भी अगर बढ़िया से धरा दिया जाए तो हम लोग से हो नहीं पाता है। जो एक्चुअल फैक्ट था उस समय, हम भी पूरा का पूरा कोड कॉपी करके किए थे, वो भी 1 दिन में किए थे, लेकिन उसका भुगतना पड़ रहा है अब। तो जो एक्सपीरियंस हुआ उससे बताएंगे कि कभी भी देखो, और कहीं या तो तुम हायर स्टडीज के लिए जाओ, PhD के लिए जाओ, गेट के बाद अब PhD भी होने लगा है, और उसके बाद हायर स्टडीज या फिर जॉब के लिए जाओ, तो सबसे पहला उन लोगों का क्वेश्चन रहता है कि यार तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में एलिबोरेट मतलब समझाओ। और प्रोजेक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या डिफिकल्टी है तुम लोगों को। और ऐसा होता है कि कभी कभी तुम्हारा प्रोजेक्ट अगर अच्छा रहा, उन लोगों को पसंद आया, तो मतलब बढ़िया पे स्केल का बेहतरीन जॉब तक तुम्हें मिल सकता है, बढ़िया वाला। इसलिए प्रोजेक्ट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, और कोशिश करना कि जितना बेहतर से बेहतर, जितना एडवांस जो कि मतलब प्रोजेक्ट हो सके। क्योंकि यार इलेक्ट्रिकल और सब कोर्सेज से अलग है यार, क्योंकि और सब, हाँ इलेक्ट्रिकल बोल रहे, सॉरी, इंजीनियरिंग और सब कोर्सेज से अलग है। थ्योरेटिकल तो है, कॉन्सेप्चुअल भी है, लेकिन देखो यार इंजीनियरिंग का एक खास बात है कि हाईली प्रैक्टिकल है। यहाँ से निकलने के बाद सीधे हम लोग प्रोडक्शन पे जाते हैं,
सीधे हम लोग का जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, एक्चुअल में हमको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, इसलिए हाईली प्रैक्टिकल है तो थोड़ा मोड़ा प्रोजेक्ट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक सजेशन रहेगा कि प्रोजेक्ट पे बहुत बढ़िया से ध्यान दो, और जितना बेहतर से बेहतर, जितना ऐसा मत सोचना कि नाम देख के डर गए यार, कुछ भी इतना एडवांस प्रोजेक्ट है, कुछ जानता नहीं, उसके बारे में नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मंथ है, जान जाओगे, पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिए। और बहुत कुछ रेफर कर सकते हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। बस इतना ही कुछ था। और कुछ अगर तुम लोग का कोई अब क्वेरी आता है तो 1 by 1 पूछ सकते हो तुम लोग। सर हेलो। हाँ हेलो, ओम प्रकाश। सर अगर गेट में अंडर द रैंक ऑफ 2000 आता है तो उसमें स्टैमिना ब्रांच क्या है तुम्हारा? सिविल सर। अच्छा सिविल, ठीक। सर बोले स्टैमिना भी मिलता है, स्टैमिना कैसे पर मंथ कैसे मिलता है मतलब? देखो अगर अगर एमटेक मास्टर्स, हाँ बता रहा हूँ, मास्टर्स के लिए जाओगे तो तुमको डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज किसी में 13,400 13,500 के आसपास मिलेगा, कहीं 12,500 के आसपास मिलेगा। जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेज में 12,400 रुपये का स्टाइपेंड पर मंथ मिलता है। और अगर 4-5 साल पहले एक और रूल आया था कि तुम बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी भी परस्यू कर सकते हो। तो अगर तुम पीएचडी परस्यू करने के लिए जाते हो तो फिर आई थिंक 30K के आसपास, हाँ 30,000 के आसपास मिलता है। प्रॉपर हमको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है लेकिन 30,000 के आसपास मिलता है। हाँ लेकिन वो पहले 2 ईयर के लिए 12-13,000 के आसपास ही देंगे। अगले 3 साल के लिए, पीएचडी 5 साल का कोर्स होता है बीटेक के बाद, तो पहले 2 साल के लिए वो लोग 12-13,000 के आसपास ही देंगे और उसके बाद 3 साल के लिए वो लोग 30K के आसपास देते हैं। वो डिपेंड करता है ना, एक सेकंड, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा टीए वर्क क्या है। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट में तुम एडमिशन लोगे ना, तो जो भी ये स्टाइपेंड देता है ना, वो जो 12,400 होता है, वो तुम्हारे टीए वर्क, वो टेक्निकल असिस्टेंशिप उसको बोलते हैं, टेक्निकल असिस्टेंशिप का वो फ्री देता है। हाँ टीचिंग असिस्टेंशिप, सॉरी। तो वो यदि कोई भी कॉलेज में यदि वो तुम्हारा टीचिंग असिस्टेंशिप वर्क ज्यादा रहा तो वहाँ पे कुछ ज्यादा वो प्रोवाइड कराते हैं। अदरवाइज जनरली तुम कहीं भी गेट स्कोर से एडमिशन लोगे ना, चाहे कोई भी कॉलेज हो, वहाँ पे तुम गेट स्कोर यूज किए हो तो तुम्हें 12,400 मिलेगा। तो मैं रोहित कुमार कौन है? रोहित कुमार सर, आई एम रोहित सिंह फ्रॉम जीईसी जहानाबाद, 3rd ईयर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो रोहित, तुम्हारे तक मेरा आवाज जा रहा है? यस सर, क्लियर है सर आपका आवाज सर। तुम जीईसी जहानाबाद अभी 3rd ईयर में हो? हाँ सर, 2019 बैच का हूँ सर। हाँ सर, मैं डिप्लोमा भी किया था 3 साल, तो मैं डायरेक्ट लेटर एंट्री से 2020 में मेरा एडमिशन हुआ था सर। अच्छा, डिप्लोमा किया हुआ था। ये लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर एमटेक व्हिच सब्जेक्ट आई टेक एंड हाउ टू चूज फॉर बेस्ट फ्यूचर। तो जैसे ये एमटेक में पहले तुम ये डिसाइड करो ना कि तुम्हें करना क्या। जैसे एमटेक में तुम एडमिशन ले रहे हो, ठीक। यदि तुम्हारा ये मोटो है कि हाँ मुझे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है, या फिर मुझे या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है प्रॉपर इस सब्जेक्ट में, या फिर किसी को होता है कि चलो मैं एमटेक कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ मैं गवर्नमेंट एग्जाम का भी प्रिपरेशन करूंगा, ठीक। तो पहले वो डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें ये प्राइवेट सेक्टर में जाना है, या फिर तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, या फिर पीएचडी करनी है, या फिर टीचिंग लाइन में आना है, क्या आना है। यदि तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे एमटेक के बाद ये अच्छी प्लेसमेंट लेके मुझे ये क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तब बेस्ट जो ब्रांचेज होती है जैसे स्ट्रक्चर हो गई, या फिर सीटीएम हो गई, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, या तुम फिर कुछ जो अदर मतलब कि जो ब्रांचेज होते हैं जो हम दूसरे ये डिपार्टमेंट में भी जाके ले सकते हैं, नॉन कोर ब्रांच वगैरह, तो वो तुम ले सकते हो। वहां से होगा क्या कि तुम्हारा प्लेसमेंट आफ्टर एमटेक अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, मुझे ये साथ साथ गेट में जैसे ईएससी करनी है, या फिर टीचिंग लाइन में आना है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे पेपर को चूज करते हैं कि जिसमें क्या करें ये वर्कलोड कम रहे एमटेक में।
तो वर्कलोड कम रहता है। एक वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग करके सब्जेक्ट है, ये होता है एमटेक में। टोटल 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं ये एमटेक में सिविल के। जैसे हो गया स्ट्रक्चर, हो गया एनवायरमेंटल, हो गया जियोटेक, हो गया ट्रांसपोर्टेशन, हो गया वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, हो गया या फिर ये कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ये सब ब्रांचेज हैं। तो ऐसे ब्रांच को चूज करो यदि तुम्हें गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना है, या तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, या आगे तुम्हें पीएचडी करनी है। तो जो ब्रांचेज में वर्कलोड कम रहता है, जैसे इन्वायरमेंटल हो गया, फिर वाटर रिसोर्स हो गया, फिर जियोटेक वगैरह हो गया, इस सब में उतने ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है। तुम्हें सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा ये तैयारी करने का। तो तुम अपना एमटेक के साथ साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हो अपने ईएससी का। किसी को सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करनी होती है तो अपने एमटेक के साथ साथ अपनी सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग सर्विसेज या उसको टीचिंग लाइन में आना है तो प्रिपरेशन करते हैं। तो और भी है, जैसे तुम्हें ये फ्यूचर स्कोप, जैसे स्ट्रक्चर यदि तुम लेते हो एमटेक में, यदि आईआईटी में हो तो नो डाउट मतलब कि तुम्हारा कोई भी ब्रांच हो वहां से प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा वो, और प्लेसमेंट भी होगा, प्लस जो जॉब सिक्योरिटी होता है वो भी तुम्हारा हो जाएगा, चाहे कोई भी मतलब कोई भी आईआईटी हो। ठीक, तो उसके साथ साथ जैसे अभी मतलब कि जैसे जो आने वाले समय में कौन सी ब्रांचेज का जो ये होता है ना कि वो बूम पे रहने वाला है, या कौन सी ब्रांचेज का डिमांड ज्यादा रहने वाला है। एज ए सिविल इंजीनियर जैसे देखो तो अभी तुम यदि एनालिसिस करो क्या कहते हैं अपने देश में या अपने कंट्री में भी बिग प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज से है? अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है तुमको एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुमको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो भी ये सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है घर से उसको कैसे डिस्पोज करना है। तो ये सब क्या मेन प्रॉब्लम है, तो इसको कौन मतलब कि हैंडल करेगा? तो आने वाले टाइमों में जैसे सिविल इंजीनियरिंग में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और जो ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है ये सब बूम पे रहने वाले हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियर तो बहुत सारे हो गए हैं कि जो भी ये बच्चे निकलते हैं सबका मतलब डिमांड रहता है मुझे स्ट्रक्चर करनी है, वो कहीं भी कॉलेज में मिलता है स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग बहुत सारे हो गए हैं। अभी तुम टीचिंग में भी देखते हो, अपने ही कॉलेज में ले लो, मोतिहारी कॉलेज में या फिर जो भी वहाँ पे 3 कॉलेजेस चलती हैं, वहाँ पे तुम्हें स्ट्रक्चर के फैकल्टी बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कोई एक भी फैकल्टी तुम्हें एनवायरमेंटल या फिर वाटर रिसोर्स के नहीं मिलेंगे। तो अभी इस यहाँ पे मतलब कि ये कम है, तो इसका आने वाले टाइम में मतलब इसे 1 साल 2 साल में इस फील्ड में मतलब कि ये डिमांड ज्यादा रहने वाली है। तो तुम कह सकते हो कि हाँ ये सारे क्राइटेरिया होता है कि हाँ ये कौन सा क्या करे, कौन सा चूज करे ब्रांच, ये सब तुम सोच कर डिसाइड कर सकते हो। यदि कोई भी स्टूडेंट 2022 का जो इस बार गेट दे रहे हैं उसका यदि अच्छा रैंक आ जाते हैं या फिर वो एमटेक करना चाहते हैं तो उसको कोई भी मतलब कि ये गाइडेंस चाहिए कि सर क्या करना चाहिए, कौन सी कॉलेजेज लेनी चाहिए, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करें, तो वो हमेशा मतलब कि वो आके मेरे से मिल सकता है या फिर कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको गाइड कर दूंगा। ठीक, और क्या था रोहित तुम्हारा डाउट? हाँ ये सर, जो दूसरा डाउट है सर एक्चुअली डिप्लोमा से 2017 बैच का था, 2017-20 तक, तो कहीं ना कहीं सर मतलब कि एज एसएससी जेई लेवल तक हम लोग देखे तो एक बार नोट्स बना चुके हैं सर, और कोचिंग भी ले चुके थे। तो उसके बाद सर यूट्यूब के माध्यम से ही सारा सब्जेक्ट का मतलब जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो गेट में उसको मैं कवर किया हूँ सर। लेकिन कवर तो सिलेबस पूरा करने के बाद मैं पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लिया हूँ सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, पीवाईक्यू सारे मैं कहीं ना कहीं अपना नोटबुक को देख करके या सॉल्यूशन को देख करके सॉल्व किया। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि मानो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि सारा फॉर्मूला ही खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही नोट्स पलटता हूँ तो लगता है कि हाँ ये मेरे को आता है और ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मतलब कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया है सर, और थोड़ा सा डर भी लगते हैं कि क्या इस बार गेट देना चाहिए, ये भी थोड़ा सा लगता है सर, क्योंकि तैयारी सब्जेक्ट मेरा ही केवल क्लियर है सर बस। तो वैसे तुम्हारा टारगेट ईयर तो 2023 होगा ना? नहीं सर 2022 में फिल कर दिया हूँ, 3rd ईयर वाले अभी वो एलो है, लेकिन जो भी तुम स्कोर यूज करोगे वो 23 का ही यूज करोगे, तो तुम्हारा टारगेट ईयर तो 23 ही है। देखो जैसे तुमने बोला कि सर ये मैं अपना जो भी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू लगाता हूँ तो मुझे वो अपनी नोट्स देखनी पड़ती है, तो नोट्स देखना या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा उसका सॉल्यूशन देखना ये गलत बात नहीं है, तुम देख रहे हो तो सही है। लेकिन जैसे तुमने बोला कि सर ये मुझे नोट्स देखनी पड़ जाती है,
तो नोट्स देखने की जरूरत कब पड़ता है? जैसे मान के चलो कोई भी क्वेश्चन है, ठीक, जैसे तुम सिविल से हो तो मान के चलो तुम जियोटेक का प्रॉब्लम उठाए हो, जियोटेक का क्वेश्चन कर रहे हो, अब उसमें कोई फॉर्मूला आया या फिर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा आया कि जो तुमको दिमाग में नहीं है, तुम्हें याद नहीं है, उसको मतलब करने के लिए तुम नोट्स देख रहे हो, तो उस चीज को पहले तुम क्लियर करो ना कि मुझे नोट्स पढ़ के इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने ये माइंड में रखूंगा, अपने दिमाग में रखूंगा, एक फॉर्मूला है तो मैं फॉर्मूला को याद रखने की कोशिश करूंगा, तब जाके मतलब कि वो उसको अप्लाई, ये क्वेश्चन में अप्लाई करूँ। पहले देखो कि जैसे क्वेश्चन में जो चीज का रिक्वायरमेंट है, जो चीज जरूरत पड़ रहा है, वो चीज मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है, मेरे नोट्स में वो चीज है कि नहीं, यदि नोट्स में है तो वो मुझे याद क्यों नहीं है, तो वो चीज को पहले मतलब फोकस करो, वो चीज को क्लियर करो कि उस चीज को याद रखने की कोशिश करो, उसके बाद हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो मैं तो बताया है कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान के तुम पूरा जियोटेक तुम पढ़ लिए, ठीक, जियोटेक पढ़ लिए, क्वेश्चन पीवाईक्यू भी कर दिए, लेकिन फिर भी मतलब अंदर से डर रहता है कि यार इसका क्वेश्चन आएगा तो मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक, उसके लिए करो क्या ना कि जैसे कोई भी जैसे बहुत सारे, अब तो बहुत सारे ऐप है, जैसे अनअकैडमी है या फिर और भी ये आगे जिसपे तुमको क्विज वगैरह चलते रहता है कि वहां से तुम 15 क्वेश्चन उठाए और 15 मिनट में या 20 मिनट में, आधे घंटे में मतलब कि वो 15 क्वेश्चन निपटा दिए, तो वहां से तुम क्वेश्चन उठा के कर सकते हो। तो वहां से यदि तुम क्वेश्चन करोगे तो तुमको मतलब वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि किस क्वेश्चन में क्या ये पूछ रहा है और किस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तुमको पता भी नहीं चलेगा। जब तुम नोट्स रिवीजन करोगे ना, तुम हम भी वैसे ही करते क्या थे कि जैसे कुछ ये टॉपिक को छोड़ देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन, लेकिन उसी चीज से क्वेश्चन ये पूछा हुआ रहता है ये गेट में या फिर कोई टेस्ट सीरीज में या फिर कोई क्विज वगैरह पे। तो जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे ये ज्यादातर या फिर तब तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक। तो ऐसे करके तुम कॉन्फिडेंस ला सकते हो। ओके ठीक है सर। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। बोलो। हाँ सर, कहीं ना कहीं सर डिप्लोमा वाले, मैं 10th के बाद डिप्लोमा किया था तो मेरा मैथ मेरे को लगता है काफी कम है, और वो जो 10th से डायरेक्ट जो डिप्लोमा में जाते हैं उसको तो मैथ का इशू आता है। बोलो। तो इसको लेकर के मैथ एंड एप्टी का मैं कैसे करूं सर? हालांकि प्रोबेबिलिटी है सब, जो बेसिक जो मैट्रिक्स है सब तो वो तो कवर हो गया है सर, लेकिन और क्या मतलब कि इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या मैथ है और एप्टी क्या है? एप्टीट्यूड तो तुम कर सकते हो, या और जैसे बात रहा मतलब गेट में, तो गेट में उतना हाई फाई एप्टीट्यूड भी नहीं पूछता है कि चलो बहुत, और खास करके सिविल में तो एप्टीट्यूड और इजी रहता है, मैथ भी बहुत इजी रहता है सिविल का, जितने भी ब्रांचेस के एग्जाम रहता है सर वो तो बन जाते हैं उससे, और रीजनिंग के अलावा कुछ जो रहते हैं ना जैसे, तो एप्टीट्यूड के लिए हम जैसे होता है ना कि जैसे वहां पे कोई भी, जैसे मान के चलो रीजनिंग है, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक है, कोई एक टॉपिक उठाओ यूट्यूब पे, उसका वीडियो देखो और उसका अथी कर लो। मैं मैथ के लिए बता रहा हूँ, जैसे देखो सिविल इंजीनियरिंग है, पूरा मैथमेटिकल अप्रोच है, ठीक, हर एक जगह तुमको ये मैथ ही लगेगा। और मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब बेसिक चीज होता है, इसके बिना तुम्हारा सिविल इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगा, ठीक। तो तुम यूट्यूब, आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं मैथ के जो तुमको बेसिक से जो तुमको नहीं सीखनी है, पूरी मतलब इंटीग्रेशन की बेसिक जाननी है, कुछ जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, स्टैंडर्ड फार्मूला, वो सब तुमको याद रखना पड़ेगा। कैसे हम कोई भी चीज को हम स्ट्रिप लेके उसका एनालिसिस करते हैं, कि छोटा सा पार्ट लेके उसको एनालिसिस करके इंटीग्रेट करते हैं, तो वो सब चीज कैसे करते हैं, वो सब चीज का तुमको बहुत ये आगे जरूरत पड़ेगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, फिर आरसीसी। सर मेरा भी एक डाउट है, एक सेकंड आप इसके बाद बोलना। तो ये सब तुम वहां से तुम कर सकते हो, यूट्यूब से भी मैथ कर सकते हो। एप्टीट्यूड भी तुम यूट्यूब पे देखेगा तो बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। यदि यहाँ तुम किसी एकेडमी का या फिर किसी भी ये कोचिंग का तुम लेक्चर लिए हो तो वहां पे तो प्रॉपर वो पूरा सीरीज रहता ही है करने का, तो वो तुम कर लेना वहां से। ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हाँ बोलो सौरभ। सर एक मिनट हाँ बोलो सर। सर डाउट है कि रिवीजन कैसे करें सर? एक सेकंड सभी को रुक जाओ। रिवीजन कैसे करें सर एक बार सर, एक क्वेश्चन, रिवीजन कैसे करें? देखो 1 by 1 एक से बता रहा हूँ पूछोगे 1 by 1। सर मैं कह रहा हूँ रिवीजन कैसे करें, रिवीजन। नीरज पहले अतुल बोलो क्या कर रहे हो? रिवीजन के बारे में बताइए सर कुछ, जैसे कि तुम पढ़ तो लेते हैं फिर कुछ टाइम बाद भूलने लग जाते हैं, रिवीजन करें तो भी सर कुछ मैं बता रहा हूँ ना,
तो तुम पेशेंस तो रखो ना, पेशेंस रखोगे तब ना। हाँ बोलो, तुम क्या कर रहे थे तुम? सर मैं सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि बहुत कोई लेफ्ट कर रहे हैं, तो जिनको अगर सेशन है तो कृपया अपना फीडबैक दे करके जाए, क्योंकि इसी से बेटर हमें आगे बेटर और दूसरी भी अगर मैं इवेंट करवाता हूँ तो बेटर इवेंट मैं करवा पाऊंगा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है कि सभी को अपना फीडबैक दे करके जाए। रिवीजन कैसे करें सर? हाँ ठीक है नीरज चौधरी, रिवीजन कैसे करें? ठीक, अभी तुम Yes, sir, किस ईयर yes. में हो? Yes, किस sir. ईयर में हो? यस सर, 8th सेमेस्टर। 8th में, फाइनल ईयर में हो, 18 बैच। यस सर। अच्छा, जैसे रिवीजन करनी है तो रिवीजन का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, जैसे जो सब्जेक्ट तुम पढ़ लिए हो, उसे ब्रांचेज कौन सी है तुम्हारी? सिविल सर सिविल। जैसे सिविल है, ठीक। जैसे तुम मान के चलो जो भी सिलेबस पढ़े हो, जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, जो जियोटेक हो गया, सोम हो गया, तो सारे का तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, ठीक ना। जैसे तुम कोई भी सब्जेक्ट को अच्छे से एक बार पढ़ लिए हो, उसका शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन करो, ठीक। शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बना के उसको शॉर्ट नोट, ये जब भी तुम जैसे मान के चलो आज का डे मतलब दिन शुरू हो रहा है, तो कभी मतलब कि तुम शॉर्ट नोट्स निकालो, अपना शॉर्ट नोट्स मतलब एक बार रिवीजन कर लो। तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही रिवीजन होता है। जैसे जैसे तुम डेली भी शॉर्ट नोट्स रिवीजन कर सकते हो, या फिर 2-3 दिन पे भी कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ ये क्या करो कि जैसे 15 दिन 16 दिन के बाद तुम एक फुल नोट्स भी रिवीजन करो। तो शॉर्ट नोट्स से होता क्या कि शॉर्ट नोट्स में जनरली क्या लिखते हैं सर? शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं जो की पॉइंट है, जो फॉर्मूला है, वो चीज लिखते हैं। मैंने भी यही लिखता था शॉर्ट नोट्स में। कोई भी पॉइंट है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, या बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो वो चीज, तो फॉर्मूला तुम्हें याद रहना शुरू हो जाएगा ना। जैसे फॉर्मूला सब तुम्हारे दिमाग में स्टोर होने लगता है, तुम्हें अंदर से मोटिवेशन भी मिलता है, और प्लस उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट जो बाकी रह गया तो उसको तुम ये 15 दिन पे 20 दिन पे तुम फुल नोट्स भी रिवीजन कर सकते हो। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स तुम रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन करते रहोगे ना, तो तुम्हें रिवीजन खुद ब खुद होते रहता है। तो यही तरीका है रिवीजन करने का। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सर हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ना, उसका फॉर्मूला अगर याद भी है तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होता है सर, ये इसे कैसे दूर करें? कैलकुलेशन करने में क्या प्रॉब्लम? नीरज तुम म्यूट कर लो। जैसे सर लंबा जैसे लॉग से रिलेटेड हो गया, या फिर पावर में 3/4 2/3 ये सब रहता है, उसका प्रॉब्लम होता है सर, कि उसका प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें? और गेट में तो डायरेक्ट पॉइंट में आंसर रहता है। जैसे देखो गेट की बात रहे, जैसे इधर तो तुम मतलब कभी अभी तुम कौन ईयर में हो? 3rd ईयर में सर। अच्छा, 3rd ईयर में। तो वो चीज को तुम जैसे कैलकुलेशन, वो तो तुम्ही को दूर करना पड़ेगा। जैसे लॉग वगैरह है, तो लॉग वगैरह का तुम मतलब जैसे लॉग वाला प्रॉब्लम आता है, लॉग में दिक्कत क्या होता है, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं हो पाता है, तुम्हें लॉग का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो नहीं पता है। दोनों अलग चीजें, हम कैलकुलेटर नहीं कर पाते हैं, या फिर जो लॉग का जो बेसिक कंसेप्ट वगैरह होता है, एक्सपोनेंशियल का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, वो चीजें नहीं पता है। वो कैलकुलेटर क्या अवेलेबल होता है गेट के एग्जाम में? तो वहाँ वर्चुअल कैलकुलेटर होता है। तो जैसे नहीं सर, हमें लगा था कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, कैलकुलेशन हमें खुद करना होगा, तो उसमें प्रॉब्लम होगा ना? नहीं, जैसे वहाँ पे जो गेट एग्जाम होती है ना, तो वहाँ वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, ठीक ना। तो वर्चुअल कैलकुलेटर जो तुम्हारे नॉर्मल कैलकुलेटर है, जो तुम कैसियो का ये यूज करते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उससे अलग होता है वो, ठीक। उसका भी तुमको प्रैक्टिस आना चाहिए। तो अभी से तुम उसका आदत डाल सकते हो। तुम अभी ये प्ले स्टोर पे तुम सर्च करोगे ना वर्चुअल कैलकुलेटर, तुमको वहाँ पे मिल जाएगा। उसको तुम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके तुम अभी से भी यूज कर सकते हो। अभी से उसका तुम फंक्शन जान सकते हो कि हाँ उसका फंक्शन कैसे काम करता है वो, ठीक। और जो तुम ज्यादा लंबा कैलकुलेशन जो होगा ना, कि पावर में 3/8 या 3/4 रहा, उतना लंबा कैलकुलेशन गेट में नहीं पूछता है, क्योंकि वो भी जानता है कि बच्चा को हम ये वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ करते हैं, तो उसमें जो कैलकुलेशन वो वर्चुअल कैलसी से हो जाए, वही कैलकुलेशन वो पूछता है। तो उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि मुझे कैलकुलेटर से हो नहीं। यदि कन्वेंशनल प्रॉब्लम है,
जैसे कन्वेंशनल एग्जाम होता है तो उसमें मतलब कि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है वो तुम्हारा अलाउ करता है। फिर यदि तुम ईएससी का प्री देने जा रहे हो तो वहाँ पे कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो वहाँ पे तुम्हें छोटा छोटा जो वैल्यू है जैसे √2 हो गया या फिर √5 हो गया या √6 हो गया, ये सब का वैल्यू तुमको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे कोई भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। ठीक, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर आपसे एक सर मेरा सवाल सर अंकुश सर से। हाँ, मैं देख रहा हूँ सबका, मैं चैट देख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अंकुश सर से एक क्वेश्चन था कि सर फिर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे कॉन्फिडेंस आया? अंजलि सिंह ने पूछा हुआ है सर। अच्छा ठीक है, देखो ये ब्रांच स्पेसिफिक है तो थोड़ा सा तो और ब्रांच के लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन ठीक है। देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्चुअली में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और देखोगे तो हम हर मतलब अगर वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हर क्वेश्चन लग जाता था, मतलब लगता नहीं था कि कोई क्वेश्चन बचेगा। लेकिन गेट के एग्जाम में जाके हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 क्वेश्चन आया था 2-2 नंबर का, जिसमें से 2 क्वेश्चन गलत करके आए, और ऐसा क्वेश्चन गलत करके आए कि उसके लिए हमको इतना रिग्रेट हुआ। ऑलमोस्ट हम 9 नंबर का 8 या 9 नंबर का क्वेश्चन 8-9 नंबर का मार्क्स सिली मिस्टेक करके आए हैं, केवल सिली मिस्टेक। मतलब ऐसा मिस्टेक है कि 1-2 नंबर का एप्टीट्यूड था, उसमें पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमने पहला ऑप्शन वेरीफाई किया, सही था, पहला मार के निकल गया। 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो ऐसा मिस्टेक बहुत तर पाता है लास्ट में, क्योंकि 2 नंबर का मार्क्स स्कोर में बहुत वेरी कर जाता है। क्योंकि देखो एक और लड़का था, हम बात किए, पता नहीं कहीं का अननोन लड़का था, लेकिन काउंसलिंग के समय उससे बात हुई तो मेरा स्कोर था 604, ठीक है, और उसका स्कोर था 622। वी बोथ आर फ्रॉम बोथ ओबीसी कैटेगरी। उसको मिला आईआईटी बॉम्बे कंट्रोल सिस्टम का कोई स्पेसिफिक था, आईआईटी बॉम्बे में मिल गया उसको स्पॉट वगैरह में जाते जाते। और 622 के लिए उसका मात्र 2 या 2.5 नंबर हमसे खूब से खूब ज़्यादा होगा उसका। तो मतलब 2-2 नंबर 1-1 नंबर स्कोर में बहुत फर्क डाल देता है, और स्कोर में फर्क डालने के बाद फिर गेट में टोटल कितना पेपर होता है? गेट में यार बहुत होता है, 30-35 पे होता है, क्या करोगे? सर गुड इवनिंग सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है जितने तुम्हारी क्वेश्चन पे आ रही है। एक सेकंड रुक जाओ, अभी एक्चुअली मैं बताया नहीं मुझे। तो देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें कॉन्फिडेंस था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया, और इसका एक ही रीजन है कि हम टेस्ट सीरीज बेहतरीन ढंग से अटेम्प्ट नहीं किए थे। क्योंकि टेस्ट सीरीज हम दिए ही नहीं थे, बोले तो कि 5 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे, 5 ही दिए थे एग्जैक्ट हमको याद है, और 4-5 वो मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक। हालांकि अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे कमांड करना है तो तुम्हें 2 चीज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आनी चाहिए। सबसे पहले हर सर्किट का वर्किंग आना चाहिए, और थोड़ा मोड़ा मैथ का इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से डर जाते हैं कि एक सब्जेक्ट है, 500 से प्लस फॉर्मूला है, कहाँ पे क्या अप्लाई करना है कुछ समझ नहीं आता है। तो इसके लिए तुमको बेहतरीन अच्छा ढंग से मतलब उस सब्जेक्ट का हर सर्किट का वर्किंग पता होना चाहिए, कैसे कहाँ पे कहाँ वोल्टेज का, कहाँ करंट का क्या ग्राफ होगा। ग्राफ तक तुम अगर निकाल लेते हो तो तुम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर महारत ही हो। सीधे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करना सर्किट डायग्राम देख के, बस उसके बाद तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारा है। क्योंकि मेरे पास एवरेज वोल्टेज का भी फॉर्मूला याद नहीं है, हम सीधे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इंटीग्रेशन करके निकाल लेते हैं। और कोई क्वेश्चन? हाय गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अमलेश वेट, जीतू कम विथ योर क्वेश्चन। यस सर। सर आपने सर पावर सिस्टम जो क्वेश्चन देखते होंगे सर, तो वो काफी बड़े बड़े होते हैं सर। हाँ, जैसे पैराग्राफ्स में, और सर मशीन के भी सर वही। तो जो सर कोर हमारा जो आपने कोर और कॉमन पेपर जो है सिग्नल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम, उसको कैसे हैंडल किया और कोर को कैसे हैंडल किया? देखो हालांकि जब हम गेट का प्रिपरेशन शुरू किए थे तो हम सीनियर से बहुत सुने थे कि जो होता है कोर होता है, क्योंकि कोर पेपर ऐसा है कि मतलब 70 मार्क्स का होता है पूरा टेक्निकल, और उसमें से ऑलमोस्ट 35 मार्क्स केवल 3 सब्जेक्ट मिला के केवल 35 मार्क्स उठा पाते हैं। इसलिए कोर का वैल्यू तो ज्यादा है। हम कोर करते करते कोर पे ध्यान दिए। मतलब मशीन इस तरह से पढ़े थे कि एक स्लॉट में एक वायर को देख के पढ़े थे कि कहाँ पे कौन सा वायर है, कहाँ पे कौन फिलिंग, राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल लगा के पढ़े थे। क्योंकि देखो पावर सिस्टम ये तीनों कोर सब्जेक्ट
तीनों तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पावर सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट का उसमें एप्लीकेशन है। कंट्रोल सिस्टम का भी है, नेटवर्क का है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मतलब ऑलमोस्ट सबका एप्लीकेशन है। तो कहीं पे भी तुम चूकोगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मतलब थोड़ा सा दिक्कत आएगा। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, हाँ, पावर सिस्टम का जो बोल रहे हो कि क्वेश्चन टफ आता है, मतलब लेंदी आता है, तो लेंदी तो मशीन का भी आता है। तो यार सबसे पहले देखो होता क्या है कि मतलब हर एक सेंटेंस पढ़ो, उसका कंक्लूजन माइंड में सेट करो। बड़े क्वेश्चन को टैकल करने का बेहतरीन उपाय ये हो सकता है कि सबसे पहले मशीन का है तो बोल दिए कि देयर इज ए सिंगल फेज डीसी, मतलब डीसी मशीन या सिंगल फेज इंडक्शन मशीन है, उसका कोई पैरामीटर दिया हुआ है, सीधे फोटो बनाओ, पैरामीटर नोट डाउन करो, पहली लाइन को भूल जाओ। मतलब एक एक लाइन पढ़ो, क्वेश्चन देख के डरो नहीं, एक एक लाइन करो, उससे कंक्लूजन ड्रॉ करो फिर, और उसके बाद क्वेश्चन टैकल, मतलब क्वेश्चन पे फिर करो, हो जाएगा। सिग्नल सिस्टम देखो सिग्नल, देखो हम पूरे गेट की जर्नी में एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ के गए थे जो कि था सिग्नल सिस्टम, क्योंकि शुरू से थोड़ा सा हमको लगता था कि टफ है और उसको हम मतलब टालते चले गए लास्ट तक। लास्ट में टालते टालते ऐसा समय आ गया कि हम कवर अप नहीं कर पाए उससे। थोड़ा मोड़ा लपलास आता था, लेकिन पूरा डीप डाइव नहीं कर पाए, उसमें थोड़ा सा दिक्कत था वहाँ पे। तो सिग्नल सिस्टम के साथ कंट्रोल सिस्टम के हेलो सर रिमूव कर दीजिए सर। किकआउट मारो शंभू पांडा को। ये सर हटा दिया मैंने 3 बार सर उसको म्यूट किया है, तीनों बार वो मैंने हटा दिया। कोई बात नहीं, यस कोई बात नहीं। हाँ चलो, तो बस वही स्ट्रेटेजी है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर प्रोजेक्ट का जो बात आप बोले सर, तो वो प्रोजेक्ट हम लोग थर्ड ईयर वाले अभी से कैसे उसको प्रिपरेशन करें, या फिर उसको कैसे बेस्ट अपना उसके लिए कर सकते हैं सर? देखो बता रहे हैं, क्योंकि आगे चाहोगे ना, जब जैसे एमटेक अभी हम कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या है कि हम लोग का एक्चुअल में देखोगे तो सिलेबस में प्रोजेक्ट है सेकंड ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है तो दोनों में केवल थ्योरी पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट है। और पूरे सेकंड ईयर में 1 साल 2 सेमेस्टर में केवल फर्स्ट पूरा एक ही प्रोजेक्ट है 1 साल का। तो समझ लो कि प्रोजेक्ट क्या होता है। और लेकिन यहाँ का जो रूल है उसमें क्या किया है लोग कि जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा उससे एक प्रोजेक्ट रहेगा। मतलब यहाँ पे ऐसे है कि सपोज करो कि एमटेक में हम फर्स्ट सेम में एक सब्जेक्ट है मशीन, तो मशीन में मान लो 4 सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है। हालांकि एक्चुअल में देखोगे तो हमारा एमटेक ऑलमोस्ट पूरा शिफ्ट कर गया है कंप्यूटर साइंस की तरफ। हमें आधा से ज़्यादा जो बीटेक में कंप्यूटर साइंस का चीज़ पढ़ना था वो हमें आज के डेट में पढ़ना पड़ रहा है। तो बता रहे हैं एक भी बड़ा बल्कि टॉपिक कवर अप होता है तो उस पर वो लोग एक प्रोजेक्ट देते हैं कि आप इसे इंड टू इंड प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करिए, क्योंकि जो चीज़ तुम थियरी से नहीं पढ़ पाओगे वो तुम प्रोजेक्ट से कर पाओगे। तो अब पूछ रहे हो कि थर्ड ईयर से ही प्रोजेक्ट कैसे करें। अगर थर्ड ईयर से करना चाहते हो तब तो वेल एंड गुड यार, उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। फिर किसी बढ़िया से फैकल्टी से कंसल्ट करो, समझे, अपने कॉलेज के, जो कि थोड़ा इन सब के रिगार्डिंग कंसर्न है मतलब। और रिसर्च पेपर 3-4 उठाओ कहीं का, किसी भी एक टॉपिक का यार, ज़्यादा कुछ हार्ड मतलब वो नहीं बनाना है अगर थर्ड ईयर में हो तो। जैसे एक और सर थे मनोज कुमार सर, हालांकि वो चले गए, हम लोग दिए थे प्रोजेक्ट थर्ड ईयर में लेकिन हम लोग किए नहीं थे, इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि उसका कितना रिग्रेट है हमें। वेदर फोरकास्टिंग का था कि मान लो पिछले कुछ समय का डेटा देख के और प्रेडिक्ट करना है कि अगले दिन कल परसों या एरिमा मॉडल थी ना। हाँ आई थिंक अब इतना मैं प्रॉपर याद है उसके बारे में। सर एरिमा मॉडल थी, मैं भी किया, लेकिन हाँ हम कुछ किए नहीं थे उसमें, बस वैसे ही हमें लगता था क्या है यार झूठ मूठ के सबका कुछ फायदा थोड़ी है, इसलिए पर लगता था कि क्योंकि हमें कुछ पता नहीं था। और एक और चीज़ यार, अगर डिमोटिवेट होते हो ना तुम लोग तो एक्सप्लोर करो यार। अगर कहीं भी तुम्हें पता चले कि टेक फेस्ट होता है ना, टेक फेस्ट होता है, कुछ भी होता है, बिना कुछ सोचो समझो मत सीधे वहाँ पे चले जाओ, वहाँ से तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे, इतना हमें पता है। एक्सप्लोर करो जहाँ जा सकते हो टेक्निकल चीज़ में, मतलब जहाँ कहीं भी टेक्निकल टाइप का कुछ हो रहा है वहाँ पे जाओ, घूमो, देखो, नया चीज़ देखने को मिलेगा तुम लोगों को। सर इलेक्ट्रिकल का सर मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा रहता है?
देखो यार, मैथ रीजनिंग ऐसा रहता है ना, क्योंकि एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड नहीं होता है, ये एप्टीट्यूड इस टाइप का रहता है कि तुम्हें उसके लिए स्पेशली प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, इस टाइप का रहता है। अगर तुम वो सीधे समझ, मतलब अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है ना ठीक से, तो इतना समझ जाओ कि तुम्हें एप्टीट्यूड आती है, स्पेशली नहीं पढ़ना पड़ता है यार एप्टीट्यूड में। अगर पढ़ना चाहते हो 5 साल का पीवाईक्यू देख लो, 5 साल का पीवाईक्यू देखोगे, पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। 20 25 क्वेश्चन कर लो, हो गया। अब उसको 1 महीना थोड़ी पढ़ना है। मतलब अगर स्पेसिफिक किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ फोकस हो तो सबसे पहले उसका पैटर्न देखो, क्या पैटर्न है, क्योंकि यार ऐसे अगर पढ़ोगे तब तो समुंदर एक हो जाओगे सबसे पहले। और इसका बेहतरीन रूल है कि आराम से जहाँ कहीं भी फंस रहे हो पीवाईक्यू उठाओ 5 साल का और देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा नहीं है कि गेट में हमेशा रिसर्च वाले क्वेश्चन आते हैं, 80% क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं। हर ब्रांच में मैथ है, लेकिन शायद सीएस में कम्प्लेक्स नंबर वाला वो चैप्टर नहीं है। लेकिन उससे देखोगे कि एक ही टाइप का क्वेश्चन, या तो रेसिडुअल निकालने का या कोएफिशिएंटिकल थ्योरम पे सेम क्वेश्चन हर साल पूछते हैं 2 नंबर के। तो ऐसे देखोगे तो ऑलमोस्ट हर चीज है कि ऑलमोस्ट रिपीट होता है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तब उतना नहीं करोगे तो यार गेट कैसे दोगे फिर। और बस सर उसके लिए 3-4 सब्जेक्ट हैं जो सर कम वेटेज के हैं, जैसे सर मेजरमेंट हो गया, ईएमएफटी हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया। सर आपने इसको कैसे टैकल किया? देखो डिजिटल जानते हो, डिजिटल हम इस टाइप से नहीं पढ़े थे। डिजिटल हालांकि हम 3rd ईयर में थे तो हमको एक यूट्यूब चैनल मिला था बेन ईटर करके नाम, BENEATER। उसका किया था क्या कि हमें उसके चैनल से बहुत अच्छा मोटिवेटेड थे। तो वो क्या किया था कि ब्रेडबोर्ड पे एंड गेट और गेट को लेके उसको मतलब एक एक एंड गेट और गेट को जोड़ जोड़ के फ्लिप फ्लॉप बनाया, रजिस्टर बनाया, और उनसे वो 8 बिट का कंप्यूटर बना दिया था। 45 लेक्चर का 45 वीडियो होगा यार। उसको हम देखे तो मतलब लगा कि क्या बंदा है मतलब। और उसका काफी सारा वीडियो देखे थे, और उसका केवल वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का वीडियो देखे ना हम, उसके बाद हमें डिजिटल पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा, ऐसा था। क्योंकि डिजिटल शुरू में पढ़े थे तो समझ नहीं आता था ये फीडबैक वाला लूप, ये 1 जा रहा है फिर से पीछे चला जा रहा है, आगे जा रहा है। लेकिन वो प्रैक्टिकली सीधे ब्रेडबोर्ड पे करके दिखाने लगा तो सब समझ में आने लगा। तो हम तो देखोगे तो हम उसी से पढ़े थे, और वो भी थियरी कुछ नहीं बताया था, सीधे वो इम्प्लीमेंट कर दिया था। थैंक यू सर। क्वेश्चन है सर समीजिदा परवीन से कि सर सिविल ब्रांच वाले के लिए आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए कितने स्कोर चाहिए? अच्छा, वो डिपेंड करता है कि तुम्हें ब्रांच कौन सा लेना है। ठीक, यदि बहुत सारे आईआईटी का स्कोर जो वेरी करता है, यदि तुम ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे तो तुम्हारा यदि स्कोर यदि 500 तक है तो भी तुम्हें कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है। हाँ, यदि अभी स्ट्रक्चर हो गया या फिर ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया तो ये सब ब्रांचेस का कट ऑफ आईआईटी में ज्यादा जाती है। खास करके जो भी ओल्ड आईआईटी है, जो टॉप 7 आईआईटी है, ये सब में ज्यादा जाती है। जो भी मतलब कि ये कोर ब्रांच हो गया, जैसे स्ट्रक्चर हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जियोटेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, तो ये सब कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाता है वो ओल्ड आईआईटीज में। अदरवाइज तुमको यदि कोई भी आईआईटी लेनी है या फिर तुम्हें ब्रांच के साथ ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, मतलब मुझे कोई भी ब्रांच मिलेगा बस आईआईटी का टैग चाहिए, तो तुम यदि 45 मार्क्स तक या फिर इसके प्लस लाते हो तो मिल जाता है। तुम्हारा ये कैटेगरी ओबीसी है तो हाँ, ये जनरल वालों के लिए थोड़ा इसे ऊपर जाना पड़ेगा। तो यही होता है, डिपेंड करता है कि तुम्हें ब्रांच कौन सा लेना है। स्ट्रक्चर लेना है समझिदा परवीन, यदि स्ट्रक्चर लेना है तुम्हें आईआईटीज में तो 50 प्लस, तुमको 50 प्लस पे भी मुश्किल हो जाएगा, 55 प्लस तुम्हें लाना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रक्चर ब्रांच मिलेगा आईआईटीज में। यदि अच्छे आईआईटीज में चाहिए, जैसे जो भी टॉप 7 आईआईटीज है, तो वो सब में तुम्हें यदि स्ट्रक्चर लेना है तुम्हें 60 प्लस जाना पड़ेगा। जैसे जो भी टॉप 7 आईआईटीज है, यदि उसमें तुमको स्ट्रक्चर लेना है तो 60 प्लस जाना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रक्चर लेने का मतलब हुआ आईआईटीज में जितना मार्क्स पे तुमको, जितना गेट स्कोर पे तुमको स्ट्रक्चर मिल रहा है आईआईटीज में, उतने ही स्कोर पे तुमको पीएसयू भी मिल, उतने ही स्कोर पे तुम्हें पीएसयू से भी कॉल आ जाएगा। तो दोनों ये तुमको देख लो क्या करना है। ये हाँ, हेलो विकास सर। हाँ बोलो अमलेश।
सर आपसे क्वेश्चन ये था कि सर ये जीपीए क्या वैलिड रहता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये पीएसयू में ज्वाइन करने का, और सेल्फ स्टडी से क्या पीएसयू के लिए तैयारी हो सकता है क्या? देखो हो सकता है करने के लिए तुम कर सकते हो सेल्फ स्टडी से। यदि जैसे देखो यदि तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो मतलब कि कोई भी ये कोचिंग गाइडेंस या ये सब नहीं लिए हो तो तुम्हें जरूरत है ये अच्छे जो बुक स्टैंडर्ड बुक है सिविल इंजीनियरिंग की वो सब बुक फॉलो करने की। यदि तुम्हें बुक पढ़ने में क्या किसी कोचिंग का पोस्टल पैकेज जो अवेलेबल है मार्केट में जैसे आईएएस मास्टर या फिर मेडजी का उसके थ्रू उसके थ्रू यदि तुम उसके अलावा यदि कुछ पोस्टल सफिशिएंट नहीं है उसके अलावा तुम देखो पोस्टल में है क्या ना कि कंस्ट्रेंट करके मतलब कि उसमें क्वेश्चन ये कंसेप्ट डाला हुआ है। तुमको कुछ मतलब कि जो भी अच्छे वेटेज वाले सब्जेक्ट है उसके लिए तुम्हें अलग से बुक भी प्रीफर करनी पड़ जाएगी। जैसे जियोटेक हो गया, सोम हो गया या फिर ये सब के लिए तुमको अलग से बुक प्रीफर करना पड़ जाएगा। पीएसयू के लिए जाना है यदि सिविल में तो जैसे इस बार मतलब कि पीएसयू का कट ऑफ देखोगे तो हर एक पीएसयू कट ऑफ डिफर करता है। जैसे भी महारत्ना कंपनी है, आईयूसीएल हो गया या फिर ओएनजीसी वगैरह हो गया। तो तुम्हारा सिविल में स्कोर यदि 70 प्लस है तो यदि तुम कैटेगरी ओबीसी हो तो 68, 69, 70 ये सब इतना नंबर तक पे ओबीसी में ये कॉल आ जाता है पीएसयू से। यही तो मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का थोड़ा ज्यादा मतलब कि जाना पड़ता है 70, 72, 75 तक मैकेनिकल में तुमको ओबीसी में आ जाएगा। सर पीएसयू में जाने पे क्या हम लोग का इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वगैरह जो एक सेकंड रोहित अमलेश को बोलने दो उसके बाद। हाँ बोलो अमलेश। कॉलेज में जितना प्रोजेक्ट वगैरह करवाया जा रहा है और जो इंटर्नशिप वगैरह करना रहता है क्या पीएसयू में ये सब का भी वैलिड या फिर इसका कोई रोल प्ले होता है कि या फिर जीपीए जो मेंटेन करना पड़ता है? जैसे देखो ये अभी जो तुम बीटेक में प्रोजेक्ट कर रहे हो ठीक, तो कहीं भी तुम ये इंटरव्यू देने जाओगे जैसे पीएसयू में ही तुम जाओगे तो वहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू लेता है। तो इंटरव्यू से पहले तुम अपना रिज्यूम सबमिट करोगे वहाँ पे। तो रिज्यूम में तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ तुमने क्या प्रोजेक्ट किया है ये अपने बीटेक में। तो उसके रिगार्डिंग यदि वो जैसे मान के चलो तुम्हारा कौन सा ब्रांच है? सिविल ब्रांच है ना? ये सर सिविल इंजीनियरिंग। हाँ जैसे मान के चलो तुम ये प्रोजेक्ट किए हो अपने फाइनल ईयर में जियोटेक से रिलेटेड किए हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड किए हो या फिर कुछ किए हो। यदि जो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है वो उसका भी रिसर्च एरिया या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट यदि तुम्हारे प्रोजेक्ट एरिया से मैच कर रहा है तो वो 100% श्योर है कि वो उससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर उससे पूछेगा, ठीक ना। तो वो डिपेंड करता है सामने वाले का ये इंटरेस्ट क्या है। लेकिन ये जो जिस अंकुश भी बता रहा था कि ये प्रोजेक्ट मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सही में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी तुम्हें सॉफ्टवेयर वगैरह सिखाया जाता है अपने बीटेक के दौरान, जो भी ये अपने प्रोजेक्ट के दौरान आगे न कहीं उस सबका हेल्प होता ही है। मैं उतना सीरियस नहीं रहा था अपने प्रोजेक्ट के टाइम पे क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था इस सब चीज के बारे में। लेकिन यदि वहां तुम एक बार मेहनत कर लेते हो तो आगे यदि इस सब चीज का जरूरत पड़ता है तो वहां पे तुम्हें हेल्प हो जाएगा, ठीक ना। सर एक चीज और पूछना था, क्या यूट्यूब चैनल कोई या फिर वीडियोस है अवेलेबल आपकी रिकमेंडेशन में जो कि बेहतर होगा सेल्फ स्टडी में मदद करे, या फिर टीचर का नाम? जैसे यूट्यूब पे तो देखोगे तो यूट्यूब पे होता है क्या, जैसे बहुत सारे जो भी कोचिंग है तो वो अपना कुछ वीडियो यूट्यूब पे डालता है, वो तो पूरा तो नहीं डालेगा वो। तो जैसे मैं जब शुरू किया था तैयारी करना तो शुरू में ये क्या कहते हैं यूट्यूब पे ही वीडियो देखता था। ऐसे जैसे हम करते क्या थे ना, जैसे मान के चलो कोई भी टॉपिक हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लिए, जैसे जियोटेक पढ़े, जियोटेक में जो भी पहला चैप्टर है या फिर परमेबिलिटी वाला चैप्टर, जो कोई भी कंसोलिडेशन वाला चैप्टर पढ़े हैं तो ये पढ़ लिए। अब मुझे क्वेश्चन की जरूरत है तो हम क्या करते थे, उस पर लिखते थे कि क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। तो उस पर मतलब कि ये कुछ ये छोटा करके 10 मिनट का 15 मिनट का ऐसे बहुत सारा वीडियो मिल जाता था जिसमें एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके वो कराया रहता था। इसी में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहते जो बहुत ट्रिकी होते थे जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी मतलब कि वो सीखने को मिलता था। तो ऐसे करके मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करता था या फिर कुछ डाउट भी मेरा इसी तरह से क्लियर हो जाता था। कोई प्रॉपर यूट्यूब पे चैनल नहीं है जिसको तुम फॉलो करके ये कर सकते हो, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे कोई डालता नहीं है। और आजकल तो अनअकैडमी वाला वो एक होता है ना कि वो सेशन चलाता है यूट्यूब पे, लेकिन उसमें भी पूरा वो अच्छे सीक्वेंस वे में नहीं कराता है। तो जैसे तुमको कोई टॉपिक उससे तुम कर रहे हो तो पता चला बीच में कोई टॉपिक गोल हो गया या तुम और वही टॉपिक एग्जाम में पूछ दिया, तो कोई प्रॉपर चैनल नहीं है।
मैटर करता है सर? जो इंटरव्यू ले रहे होंगे उसमें जीपीए स्कोर कार्ड कितना मैटर करता है कॉलेज का? कौन सा? सीजीपीए कॉलेज का स्कोर कार्ड सर। वो सीजीपीए कोई मैटर नहीं करता है, ठीक ना। जैसे बस कहीं कहीं क्राइटेरिया रखता है, कोई कोई पीएसयू में या कोई ये जो भी कंपनी जो होती है, तो मुझे मिनिमम 7.5 या फिर इससे ज्यादा चाहिए, 7 से ज्यादा चाहिए। तो उसके अलावा वो कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि हाँ तुम्हारा क्या सीजीपीए है वो नहीं देखता है, ठीक ना। यदि तुम्हारे पास गेट स्कोर कार्ड है तो वो तुम्हारा ये वैल्यू करेगा, हाँ ये लड़का अच्छा है, ये टेक्निकली साउंड है। तो सीजीपीए उतना मैटर नहीं करता, बस ये क्राइटेरिया। कोई कोई बहुत सारी मतलब है कि कंपनी तो नहीं रखती, लेकिन कोई कोई कंपनी जो होती है वो रख देती है, कोई कोई पीएसयू पे रख देती है कि मुझे 7.5 से ज्यादा वाले ही ये सीजीपीए चाहिए या 7 से ज्यादा वाले चाहिए। उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सीजीपीए ज्यादा सीजीपीए किसी को मान के चलो 9 सीजीपीए है, ठीक ना। उस अपना वो रिज्यूम में मेंशन किया है कि आई सिक्योर्ड 9 सीजीपीए इन माय ग्रेजुएशन या इन बीटेक। तो उसका इंटरव्यूअर का सीधे ही क्वेश्चन होगा उससे कि आपका सीजीपीए कॉलेज में बहुत अच्छा रहा, इसका मतलब आप एकेडमिकली बहुत अच्छा होंगे। उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता उल्टे, ठीक ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीजीपीए कम है तो कुछ उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर एनपीटीएल वाले जो पढ़ाते हैं सर, क्या पढ़ना चाहिए सर, या फिर वो लेक्चर को फॉलो करें या फिर गेट के लिए या यूएससी के लिए सर? जैसे देखो एनपीटीएल से यदि तुम लेक्चर देख रहे हो, ठीक, तो एनपीटीएल पे होता क्या ना कि वो यदि तुमको इंटरेस्ट जग जाता, मतलब इंटरेस्ट है एनपीटीएल से पढ़ने का, ठीक ना। बहुत सारे मैं भी मतलब कि बहुत बार ट्राई किया हूँ एनपीटीएल से पढ़ने का, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता था क्योंकि वो नहीं, इतना स्लो बताता था, नींद आ जाती थी। यदि तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम पढ़ लेते हो एनपीटीएल से, तो वो बेस्ट कंटेंट देता है, उससे ये ज्यादा कंटेंट तुमको कहीं नहीं मिलेगा। वो एक बार जो पढ़ा देगा वो तुम नोट्स बना लिए हो और जो तुम समझ लिए हो वो तुम्हें कहीं दूसरे टीचर नहीं बता पाएगा, क्योंकि आईआईटी जो भी ये एनपीटीएल वो कंडक्ट करवाते हैं वो सब ये जो टॉप 7 आईआईटी है या आईआईएससी है वही के प्रोफेसर लेते हैं। तो वो सफिशिएंट रहता है कोई भी एग्जाम के लिए, वो बहुत डीपली जाके उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक ना। तो यदि तुम डिपेंड करता है तुम्हारा इस पे इंटरेस्ट जगता है कि नहीं जगता है, ठीक है रोहित। सर एक क्वेश्चन आ रही है कि सर विच ऑप्शन इज मोर बेनिफिशियल, आइदर कोचिंग क्लास और बुक रीडिंग फॉर गेट प्रिपरेशन? है ये भी मतलब एक बहुत सारी ये अच्छा क्वेश्चन है जो भी पूछा। यदि डिपेंड हाँ और डिपेंड करता है कि तुम्हें बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। यदि तुमको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, बुक से तुम यदि पढ़ लेते हो तो वो कोई भी कोचिंग से वो सफिशिएंट है, क्योंकि बुक से जो तुम कोई भी कंसेप्ट सीखते हो ना वो ज्यादा लॉन्ग टर्म तक तुम्हें रिमेम्बर भी रहता है, याद भी रहता है, या फिर वो अच्छा रहता है। डिपेंड करता है तुम्हें बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है कि नहीं है। अब किसी को बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई बुक अपने टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। यदि डिपेंड करता है कौन इंटरेस्ट, यदि तुमको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो बेस्ट तरीका है प्रिपरेशन करने का। यदि बुक पढ़ना नहीं अच्छा लगता है, तुमको कम टाइम में मतलब कि ये कॉन्सेप्ट सीखना है, तब कोई भी टीचर को तुम फॉलो कर सकते हो, उसका वीडियो देख सकते हो या फिर कोई कोचिंग ले सकते हो। सर आईएएस का मटेरियल जो होता है सर, वो मोस्ट ऑफ द टीचर प्रीफर करवा रहे हैं, तो क्या वो बेस्ट रहेगा सर? देखो आईएएस का मटेरियल जो आईएएस मास्टर वाला है ना, वो मैं भी मतलब कि देखा हूँ, वो ठीक है। लेकिन यदि तुम सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट हो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि साइड से कुछ बुक भी तुम प्रीफर करो ये प्रॉपर सब्जेक्ट का। बुक का कोई लिस्ट पता नहीं है सर हम लोग का कि कौन सा बुक बेहतर होगा कौन से सब्जेक्ट के लिए, सिविल इंजीनियरिंग से तो फिर अच्छा, जैसे मैं बता देता हूँ ना सिविल इंजीनियरिंग से, जैसे तुमको यदि ये क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए तो एक जस्टू एंड खन्ना की बुक आती है। ये बुक मतलब कि तुम प्रेफर कर सकते हो, सब मतलब आईआईटी में भी यही बुक चलती है, जस्टू एंड खन्ना। फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए तो यूनिवर्सल है कि ये एसके गर्ग, ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, यहाँ से तुम मतलब कर सकते हो। एसके गर्ग हो गया, यदि तुमको डीपली पढ़ना है तो मेटकाफ एंड एडी का बुक आता है, लेकिन इतना तुमको जाने की जरूरत नहीं है। गेट जो है एसके गर्ग से ही तुमको ये हो जाएगा। यही एमटेक में भी हम लोग को जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो एसके गर्ग से भी पढ़ाते हैं, एसके गर्ग भी यूज करते हैं। इन्वायरमेंटल के लिए एसके गर्ग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जस्टू एंड खन्ना हो गया,
फिर सॉइल मैकेनिक्स के लिए एक गोपाल रंजन राव की बुक आती है, वो न्यूमेरिकल के लिए मैं बता रहा हूँ गोपाल रंजन राव। लेकिन तुमको थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी पढ़ने के लिए तुमको कोई बीसी पुनोमिया उठा लो, या फिर एक और कोई बुक आती है, वो तुम ध्यान में नहीं आ रहा है, तुम वो कर सकते हो जियोटेक के लिए। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए तुमको गोपाल रंजन राव ठीक रहेगा। या फिर कोई भी कोचिंग का में तुम ये मटेरियल भी क्वेश्चन ये सॉल्व करने के लिए तुम ये कर सकते हो। फिर उसके बाद बच गया हाँ स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए जो बुक होता है एक फॉरेन ऑथर का बुक आता है टिमोशेंको का, तुम वो कर सकते हो। या फिर एक इसका भी बुक आता है आरसी हिबलर भी तुम कर सकते हो स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए। आरसी हिबलर तुमको स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी यूज हो जाएगा। फिर इसके लिए आरसीसी के लिए तुम पिलाई एंड मेनन का बुक आता है, बहुत अच्छा बुक होता है पिलाई एंड मेनन। हमने भी मतलब कि आरसीसी के लिए तुमको बहुत सारा उसमें जो आरसीसी का कंसेप्ट वहां समझ में आ जाएगा, कैसे डिजाइन वगैरह होता है। हमने भी ये पिलाई एंड मेनन ही यूज किया था। फिर उसके बाद और भी जो और कौन सब्जेक्ट है तुमको चाहिए, हाँ हाइड्रोलॉजी के लिए के सुब्रमण्यम हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए तुम ये आर.के. बंसल तुम कर सकते हो, ये सबसे बेसिक बुक होता है आर.के. बंसल। तो ये इतना बुक तुम कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर फॉर बुक रिकमेंडेशन। थैंक यू। सोम हेलो विकास सोम के सर। लिए हेलो हाँ बोलो रो। हाँ थोड़ा चैट पढ़ लीजिएगा एक बार। सोम के एक लिए सेकंड। सर बता दीजिए सोम के लिए जी। सोम के लिए तो बताएं, एक टिमोशेंको का बुक आती है, और एक टिमोशेंको या फिर तुम ये आरसी हिबलर भी, दोनों में से कोई कर सकते हो। या फिर इंडियन ऑथर का पढ़ना है तो एक सुरेंद्र सिंह का बहुत अच्छा बुक आता है इंडियन ऑथर का, सुरेंद्र सिंह तुम प्रीफर कर सकते हो। सर सर आईआईटी पटना के लिए सर सेफ स्कोर क्या होगा सर गेट के लिए? देखो आईआईटी पटना में एक तो बहुत सिविल का जो है ना, वहाँ पे एमटेक में बहुत कम एक ही ब्रांच है शायद, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। हाँ तो इसके लिए तुमको यदि चाहिए तो 6 स्कोर तुम्हारा 600 प्लस होना चाहिए। 600 प्लस स्कोर पे तुमको आईआईटी पटना मिल जाएगा। तो 600 स्कोर के लिए तुम्हें मार्क्स जो है 50 प्लस रखना पड़ेगा, 50-52 प्लस स्कोर रहेगा तब तुम्हारा वो आईआईटी पटना मिलेगा। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा तो प्लस, तो इससे बेटर आईआईटी चूज करो जो आईआईटी पटना से अच्छा है। यस सर। एक सेकंड चैट में हाँ सर अंकुश हाँ सर। बोलो। सर हम लोग जो गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सर हम लोग उसके लिए रेडी सर कैसे हो? अप्रोच रेडी क्या करें? यस सर, अप्रोच कैसे करें सर सब्जेक्ट वाइज? देखो सबसे पहले तो उस टाइप का अप्रोच, सबसे पहले देख भाई करना क्या होगा कि सबसे पहले थ्रू आउट योर जर्नी तुम्हें मोटिवेटेड रहने की बहुत जरूरत है। क्योंकि होता क्या है कि नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा हर डे तुम्हें। तो होता क्या है कि कभी थोड़ा सा टफ आ जाएगा, बस मन करता है यार हटा छोड़ देते हैं, अभी कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, और वो कुछ दिन पता नहीं कितने ज्यादा दिनों में बदल जाता है। और मोटिवेटेड होने के लिए पता है तुम्हें अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रांग इन द सेंस कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें गेट क्यों करना है, उसके पीछे का मोटिवेशन तुम्हें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर अपने अंदर से नहीं आएगा और बाहर से लोग ये देख के करोगे कि यार रूम नंबर 104 मेरे 103 है तो 104 भी कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, तब नहीं हो पाएगा वैसे। तो उसके लिए और मोटिवेशन बहुत जगह से आ सकता है। या तो यार तुम लाइफस्टाइल देख सकते हो, ये भी एक तरह का देखो। मोटिवेशन लेने के लिए कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि यहीं से मोटिवेशन लेने के लिए लोग कहीं से भी ले सकता है। कोई पोस्ट गेट काउंसलिंग वगैरह देखोगे, उन लोग के इंटरव्यू देखोगे तो उससे मोटिवेट हो सकते हो। किसी का जॉब लाइफस्टाइल देखोगे उससे मोटिवेट हो सकते हो। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, मतलब या आपने कोई एक बार इमेजिन करके देख सकते हो अभी और उस समय जब तुम्हारा गेट क्वालिफाइड होगा, रैंकर बनोगे, तो ये बहुत सारा मोटिवेशन आ सकता है और उससे फिर देख सकते हो वैसे करके। और अगर अप्रोच कैसे करें? अगर सब्जेक्ट प्लान करना है तो आराम से सबसे पहले देखो कि सबसे पहले ईच सब्जेक्ट का देखो कि सिलेबस क्या है, और उसके लिए बहुत सारा यूट्यूब वगैरह पे वीडियो दिख जाएगा कि हाउ टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, समझे। और उन लोगों को फॉलो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि खराब बताएंगे वो लोग, हम लोग उससे बेटर ही बता देंगे क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल फैकल्टी है। तो उन लोगों का बेसिक
देना जरूरी होता है क्या? जैसे कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं और उसी का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, वो देना बेहतर होगा या फिर देखो 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 हाँ बता रहे हैं। देखो सब मान लो कि तुम्हें सब्जेक्ट कंप्लीट किए, देखो एक प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर उससे फॉलो करोगे तो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। वो अप्रोच बताता हूँ। अगर तो सबसे पहले क्या करो कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पढ़ते चले जाओ, और ऐसा नहीं है कि जहाँ पे स्टक कर रहे हो उसको पेंडिंग डाल दो। पेंडिंग मत डालो, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट का आगे एप्लीकेशन हो सकता है। तो या तो क्या करो कि तुम उसे किसी और अलग फैकल्टी से देखो, या अलग उसको अलग वे में देखो। होता क्या है कि हम लोग बोर्ड पे देखते हैं तो कुछ चीजें नहीं देख सकती है, तो या तो रियल वर्ल्ड में देखो या फिर किसी अलग अलग तरीके से देखो, या तो किसी सॉफ्टवेयर में उसको इम्प्लीमेंट कोई किया है यूट्यूब वगैरह पे, या अपने से कर सकते हो तो उससे करके देखो। मतलब कैसे भी करके उसे समझने का है बस, और समझ जाओगे तो फिर धीरे 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 हो जाएगा। और जो एक टॉपिक या एक थोड़ा सा बड़ा अमाउंट में कुछ खत्म हो गया कि लगे कि अब हमको अपने आप को टेस्ट करना चाहिए, तो टेस्ट थोड़ा मोड़ा देते चलो, क्वेश्चन सॉल्व करते चलो पैरेलली। जब पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या करो कि एक बार ऐसे ही रीडिंग मारो और देखो कि क्या क्या तुम्हें नहीं आता है उसमें से। जहां जहां से नहीं आता है वो चीज तुम नोट डाउन कर सकते हो, 2 या 3 या 5-6 पेज में, पूरे एक सब्जेक्ट का 6-7 पेज में मैक्सिमम जो जो नहीं आता है नोट डाउन कर सकते हो। और उसके बाद हो सके तो थोड़ा मोड़ा, अगर उतना सिंसियर हो तो डेली हो सके तो एक बार उस पर नजर डाल सकते हो। और उसके बाद, लेकिन ये बहुत हाई लेवल का है यार, इतना कर लोगे तो बता रहा हूँ रियल में रैंकर बन जाओगे यार। गेट में झूठ मूठ का भी है, रियल बता रहे हैं। सब्जेक्ट पिक कैसे करे सर? सर इलेक्ट्रिकल के लिए सब्जेक्ट पिक कैसे करे सर? सबसे पहले सर पावर इलेक्ट्रॉन। यस सर। नहीं बिल्कुल नहीं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स गलती से सबसे पहले मत उठाना, क्योंकि बता रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एसी ट्रांजिएंट आएगा जो कि नेटवर्क का सबसे हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तो थोड़ा सा तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यार कोर सब्जेक्ट होता है, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मत पिक करो। अगर पूरा एकदम फंडामेंटल पूरा वेरी बेसिक से शुरू करना चाहते हो तो नेटवर्क से शुरू कर सकते हो यार, नेटवर्क से शुरू करो। अगर लगता है कि नेटवर्क आता है तो उल्टा शुरू करो, मतलब सबसे लास्ट चैप्टर सबसे पहले शुरू करो, उस टाइप से करो। अगर लगता है कि आता है तो, नहीं तो टेस्ट वगैरह दो जहाँ जहाँ से देखो। एक और चीज, रिवीजन करने का ये तरीका नहीं होता है कि हम एक सब्जेक्ट पिक किए, मतलब एक कंप्लीट कर लिए, मस्त एक नोट्स बन गया और उसको हम लाइन बाय लाइन पेज बाय पेज पूरा हार्ड वर्क करके कर रहे हैं। वैसे करने से कोई फायदा नहीं है। देखो सबसे पहले तो क्या करो, रिवीजन तभी करो जब जरूरत पड़े उसकी। टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट कहीं से भी बहुत सारा टेस्ट पेपर मिल जाएगा, या कोई भी बुक फॉर वो क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। और मिक्स क्वेश्चन करो आराम से, जिस कॉन्सेप्ट में फंसे तब जाके उस कॉन्सेप्ट को आराम से कॉपी से नोट डाउन करो। क्योंकि देखो उस समय पे करोगे ना तो तुम्हें रियल में एक्चुअल में पता चलेगा कि हम गलती कहाँ किए हैं, और वो याद भी रहेगा तुम्हें। अगर रोज वैसे ही देखते चले जाओगे तो फिर वो जो छोटा सा चीज जो छुप के बैठा हुआ था तुम्हारे कॉन्सेप्ट से, वो उभर के नहीं दिख पाएगा तुम्हें। और जब जरूरत पड़ेगी तब खोजोगे तब तुम्हें अच्छे से दिखेगा। तो रिवीजन करते समय हम तो यही बोलेंगे कि जब जरूरत पड़े तब रिवीजन करो, और हो सके तो उसे नोट डाउन कर लो। और ऐसा भी कभी मत करना। देखो टेस्ट का मार्क्स होता है ना जो, वो इसलिए नहीं होता है कि मतलब ऐसे करें वो मतलब बढ़िया मार्क्स आ गया तो पूरा खुश हो गया यार। टेस्ट का मार्क्स में चाहो ना कि जितना कम से कम पढ़ के जितना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठा लें। क्योंकि देखो अगर पढ़ के जाओगे, देखो बताते हैं इसका क्या बेनिफिट होगा। अगर पढ़ के जाओगे तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला रिसेंटली देखे हो, फॉर्मूला लगाओगे, चिपकाओगे, काम खत्म, आंसर भी आ जाएगा। होगा क्या, कुछ दिन बाद भूल जाओगे। अगर जब तुम भूले रहोगे ना तो तुम अलग अलग व्यू से दिमाग दौड़ाओगे, अलग अलग तरीके से सोचने का कोशिश करोगे, तो थोड़ा सा उसमें डाइवर्सिटी होगी और मतलब थोड़ा अलग तरीके से सोच पाओगे। सर प्रीवियस ईयर जो कोचिंग का मतलब कि प्रीवियस ईयर में जो कोचिंग नोट्स अवेलेबल होता है टेलीग्राम पे या फिर कहीं से भी हम लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं, वो करना बेहतर होगा या फिर खुद अपना नोट्स तैयार करना बेहतर होगा? नहीं, हम देखो हम वैसे नहीं बताएंगे, क्योंकि जानते हो अपना नोट्स अपने बनाने का कोई फायदा नहीं है यार। ऐसा देखो आज के डेट में एक्चुअल में इसको बाइफर्केट किया जा सकता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। एक्चुअल में हार्ड वर्क होता था, लेकिन देखो सब तुम्हें ऑलरेडी नोट्स मिल रहा है बढ़िया हैंड राइटिंग, तो क्यों लिखना। तुम वहां पे अगर यार डायोड लिखा हुआ है तो तुम भी डायोड ही लिखोगे। हाँ, अगर ऐसा कोई किसी का नोट्स पढ़े और लगे कि ये चीज हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए तब तुम करो।
अपने से शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाते रहो, हमेशा ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पिक करते रहो जो तुम्हें नहीं आता है, बस तुम्हारे कॉपी में वही रहना चाहिए। झूठ मूठ के इतना मोटा मतलब 15-20 कॉपी मोटा मोटा बना के कोई फायदा नहीं है, देख के डरने लगोगे खुद तो। विकास सर, जैसा बोलो। हाँ सर, जनरली सिविल इंजीनियरिंग में क्या है सर कि कंप्यूटर कभी पल्ले नहीं पड़ते सर हम लोग, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो ऑटोकैड जानता हूँ सर, लेकिन और क्या कंप्यूटर नॉलेज में और क्या कौन सा सॉफ्टवेयर का या मतलब कि पहले ताकि जाकर के मतलब कि कहीं ना कहीं जॉब और साथ साथ आईआईटी में अपना बेस्ट दे सके सर। जैसे देखो ये सिविल इंजीनियरिंग है हम लोग, तो वैसे ही ये रहता है कि यार हम लोग को सिविल इंजीनियरिंग है तो ये कंप्यूटर वगैरह का क्या काम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी जैसे तुम बीटेक में एडमिशन लिए थे तो वहाँ पे सबको पढ़ाया जाता है सी लैंग्वेज, C++, उसी तरह कहीं भी वाले को नहीं पढ़ाया गया है सर। अच्छा, बीटेक का बात किया था तो वो जैसे सी हो गया, C++ लैंग्वेज हो गया, ये सब। लेकिन तुम कहीं भी एमटेक में जा रहे हो ना, तो एमटेक में जो होता है जैसे पाइथन हो गया या फिर मैटलैब हो गया, ये दोनों तो मतलब कि समझो इसी पे सारा चीज बेस्ड रहता है। तो मैटलैब तो आई थिंक सबको आना चाहिए। मैटलैब, पाइथन भी, यदि पाइथन भी आ रहा है तो वो बहुत सही है। यदि तुम मैटलैब या पाइथन में कोई एक चीज यदि सीख ले रहे हो तो सही है, इसका तुमको आगे, क्योंकि देखो मैटलैब ऐसा सॉफ्टवेयर है ना, उस पर तुम हर एक तरह का वर्क तुम कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग का तुम उस पर डिजाइन भी कर सकते हो। तुम अभी मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल ये मेथड पढ़ रहे हो तो उसका भी प्रोग्रामिंग वहाँ पे तुम कर सकते हो। तुम स्ट्रक्चर एनालिसिस का भी प्रोग्रामिंग तुम मैटलैब से कर सकते हो। तो मैटलैब बहुत अच्छा मतलब कि सॉफ्टवेयर है और बहुत बेसिक सा है, इजी भी है। तुम यदि सीखना चाहो तो तुम सीख सकते हो इजीली, ऐसा कुछ है नहीं। तुम सी लैंग्वेज ये सब आता है तो बहुत आसान है वो, ये मैटलैब हो गया। और तुमको सिविल में और सॉफ्टवेयर सीखनी है तो ऑटोकैड तो है ही, इसके अलावा तुमको स्टैड प्रो हो गया, तो ये सब मतलब कि इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर सब होता है जिसका तुमको डिजाइन वगैरह में जरूरत पड़ेगा। फिर ArcGIS वगैरह होता है, वो सब अपना होता है ना कि तुम्हारा ये क्या कि जरूरत के अनुसार सब सॉफ्टवेयर सब है। तुम्हारा नीड कहाँ पे क्या है, यदि तुम डिजाइन कर रहे हो तो वहाँ पे स्टैड प्रो वगैरह कर लो। फिर तुम वाटर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे ArcGIS ये सब का जरूरत पड़ेगा, तो ये सब होता है। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैटलैब वगैरह यदि तुम बीटेक में सीख सकते हो तो सीख लो, इसका आगे बहुत यूज होगा, जरूरत पड़ेगा। यस, क्वेश्चन तुम कुछ पूछ रहे थे सर? क्वेश्चन था सर आपसे। सर अगर सर हम लोग जैसे रिवीजन करने बैठते हैं सर कोई सब्जेक्ट का सर, और क्वेश्चन लगाने के बीच पे सर लगता है ना जैसे सर ये कोई नया कंसेप्ट आ गया सर, तो उस समय में सर थोड़ा सा पैनिक जैसा सिचुएशन हो जाता है सर, जैसे लगता है कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ के भी कोई फायदा नहीं हुआ। अरे नहीं यस, देख बता रहा हूँ तुझे। देख, सबसे पहले तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लो हो जाते हैं यार, फ्लो हो जाते हैं। मतलब बताया ना कि मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा अच्छा था, लेकिन एक टेस्ट दिया, मतलब 2-4-5 क्वेश्चन शुरू में आया जो कि मतलब हमें लगा कि बन जाएगा, लेकिन मारे और गलत हुआ। उसके बाद वहीं पे टेस्ट स्टॉप कर दिए और देखे तो मार्क्स नेगेटिव था। उसके बाद हमको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स छूने का मन ही नहीं कर रहा था और छुए भी नहीं उसके बाद में। तो हुआ क्या, वहाँ पे हम, ऐसा नहीं था कि हम गलत थे, मतलब हमें आता नहीं था वहाँ पे, लेकिन हुआ क्या कि हम अपने मतलब इमोशन का स्लेव बन गए। ज़्यादा इमोशनली वो नहीं होना है यार, क्योंकि देखो हर टेस्ट में, देखो टेस्ट कभी भी याद रखना, कोई भी टेस्ट सीरीज होता है वो गेट एग्जाम से थोड़ा सा टफ ही रहता है जनरली, और उसमें 2-4-5-10-15 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे 65 में से कि जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स भी रहते हैं, जो कि तुम्हें सिलेबस में नहीं रहता है, पढ़ना नहीं रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल का टेस्ट तो पता चलेगा कम्युनिकेशन से 1-2 क्वेश्चन डाल दिया तो वो लोग उतना चलता है। लेकिन देखोगे गेट का तो उतना उस टाइप का मतलब लेने को रहता नहीं है। उन लोगों को सीधे देखना रहता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कैसा है और सीधे वो कॉन्सेप्ट पे स्ट्राइक करते हैं तुम्हारे, तो उतना मतलब वो नहीं होना है। अच्छा सर, लास्ट कुछ डे में सर जो आप बचे हुए हैं सर, उसमें अगर किसी को रिवीजन करना है सर, उसका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए सर? देखो लास्ट अगर 1-1.5 मंथ बचा हुआ है तो हम बोलेंगे कि कोई भी नया चीज मत सीखो। सबसे पहली बात, प्रेशर के अलावा और कुछ नहीं देगा तुमको। यस सर। अब जो भी है लास्ट टाइम में जो चीज तुम पढ़ लिए हो ना, उसी का यदि तुम शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो बस उसी को रिवीजन करो। लास्ट टाइम में यदि तुम टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स यदि कम भी आ रहा है तो पैनिक होने का जरूरत नहीं है, ठीक ना।
बस ये मोटिवेट रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। बस लास्ट टाइम में कोशिश करो कोई भी नया सब्जेक्ट को हम टच नहीं करें, जो चीज पढ़े हैं उसी को मतलब कॉन्फिडेंस में लाएं कि इससे यदि क्वेश्चन आएगा तो मुझसे नहीं छूटना चाहिए, तो वैसा मतलब यदि करो। लास्ट टाइम में नया सब्जेक्ट को टच नहीं करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसको कंक्रीट करो, ताकि छूटना नहीं चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम से आने के बाद कि यार ये तो मैं पढ़ के गया था, हुआ नहीं। जब जो पढ़ के गया था नहीं हो पाया तो नया पढ़ के क्या फायदा। हाँ तो सही बात। बस तुम सब लोग तो गेट अपियर हो रहे हो गेट में इस बार, यस सर, और ऑलमोस्ट का ट्रायल पीरियड होगा, मतलब ट्रायल नहीं होगा ये वाला इस ईयर तो हमको लग रहा है। यस सर। चलो एक और अच्छा बेनिफिट तुम लोगों को मिला है, इसका बढ़िया से मतलब अच्छे से इसको यूटिलाइज करो, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम लोगों को। विकास सर आपसे कांटेक्ट कैसे हो सकता है सर? व्हाट्सएप पे ही करो, और क्या। व्हाट्सएप जीमेल करना है, फिर फेसबुक, कहीं भी किसी से भी कर सकते हो। सर मिलता नहीं कांटेक्ट, मतलब व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक अकाउंट या जीमेल वो थोड़ा सा शेयर कर देते सर। ठीक है, चैट बॉक्स में होता है तो अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। बहुत सारे बोल रहा था सर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दीजिए। चैट बॉक्स अपना नंबर जो भी है वो डाल देता हूँ, तो वहाँ से तुमको कोई भी डाउट होगा तो वो पूछ सकते हो तुम। ओके थैंक यू सर। और यार कंप्यूटर साइंस का कोई नहीं है क्या यहाँ पे? अच्छा, क्योंकि आज के डेट में यार हम आधा कंप्यूटर साइंस हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया लग रहा है। क्योंकि यार जो तुम लोगों को बीटेक में पढ़ना था हमें अब पढ़ना पड़ रहा है, जो भी था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था। सर आपको एमटेक में कौन सा फील्ड है सर? देखो बता रहा हूँ, एक्चुअल में रियल में बता रहा हूँ कि करना क्या है। हम लोगों के ब्रांच का वो क्या है सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। देखो इसमें है क्या कि मशीन लर्निंग तो सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, और एक्चुअल में दो चीज़ हम लोग का मेजर पोर्शन है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अब उसमें देखोगे कि जब भी इमेज रिलेटेड काम करोगे, जैसे एक बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं आजकल, देख रहे हो, जैसे किसी फोटो को मतलब बोलने लगता है, या फोटो से मतलब कुछ इमोजी कुछ करके यस सर एक फोटो को, हाँ तो वो सब देखोगे तो इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन का ही प्रोजेक्ट होता है। मतलब एक्चुअल में देखोगे तो सीधे कंप्यूटर विजन एक है कि सिंपली तुमको एक विजुअल इंटेलिजेंस देना है मशीन को, बस वो चीज़ है। तो उसके लिए इमेज प्रोसेसिंग करना पड़ता है, और इमेज प्रोसेसिंग देखोगे तो एक एडवांस फॉर्म है सिग्नल प्रोसेसिंग का है, इसलिए इसका सिग्नल प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन आ जाता है इसमें, इसलिए ब्रांच का नाम है सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग। लेकिन जो भी जॉब लगता है ऑलमोस्ट सबका लोग जो भी जॉब लगता है वो या तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर के फील्ड में जाते हैं, या फिर वो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनते हैं बस। तो एक्चुअल में जो है वो हाँ तुम एक स्टूडेंट की आई थी सर, ये फीडबैक में आई है कि सर मैं इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, 1-3 मंथ रह गया है तो सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉलेज क्लोज है, मैथ में डाउट है, तो ऐसे कैसे करें, सॉल्व कैसे करें? उसको मैथ में डाउट है ना? यस सर। तो ठीक है, बोलो ये जो भी डाउट है उस अपना कांटेक्ट करे, मैथ चाहे अंकुश से करे, मेरे से करे, मैथ को बता सकता हूँ। इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है सर 21 बैच का है सर, मोतिहारी कॉलेज से सर, सीएससी का। अच्छा तो ठीक है, उसमें उसका तो मैं भी मतलब उसका ये पेपर एग्जाम तो नहीं दिया था, मैं उसका फॉर्म भरा था ये इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का, लेकिन ये किसी कारण उसमें एग्जाम देने नहीं जा पाया था, तो उसका लेवल बहुत टफ रहता है आई थिंक, ये अदर ये जेईई मेंस हो गया ये सबसे। ठीक है सर, मैं उसको आपका या अंकुश सर का कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। कोई नहीं यार, अगर वो चूज की है तो कुछ सोच के चूज की होगी और बिलीव करती है। देखो सबसे पहला स्टेप यही होता है, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि यार अपने सेल्फ पे बिलीव करना। सर बॉय जी कुमार चौधरी करके। अच्छा ओके, तो बाकी और किसी को कोई क्वेश्चन पूछनी है तो ठीक है पूछो, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड कर दूँ।
अंकुश सर, अभी आपने मशीन लर्निंग इस सब बारे में कुछ बता रहे थे, तो सर अभी हम ये पूछना चाहते हैं सर, कैरेक्टर जैसे होता है, जैसे मतलब @ बना है या फिर कॉपीराइट का C पे ऐसे गोल करके, तो कैरेक्टर कैसे बनता है, वो कुछ आइडिया दे सकते हैं सर? कैरेक्टर मतलब ये टेक्निकल वो कर रहे हो क्या? देखो एक्चुअल हाँ। होता जी वो कैरेक्टर यार क्या बताए, एक मतलब कैसे बनता है ये, मतलब ये क्वेश्चन जी सर, कैसे हम एक बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से हम बनाएं, क्योंकि आपने स्टाइलिश नेम और देखा होगा, फेसबुक पर बहुत आदमी खोलता है तो वो तो कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता है, तो वो भी अपने वेबसाइट पे बना के डालता है, तब कोई कॉपी पेस्ट करके फेसबुक या कहीं भी, तो वो कैरेक्टर हम कैसे बनाएं, तो वो हम जानना चाह रहे हैं सर। कैरेक्टर अपने से बनाने का यार उसका कुछ ये पता नहीं यार, वो उतना तो नहीं पता है, लेकिन उसका होगा कुछ यार सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में कुछ करके, उतना तो ओके सर। उसका फील्ड में नहीं पता है, लेकिन इमेज और विजुअल पे वीडियो पे जो भी काम होता है ना, एक्चुअली मेन चीज है डीप लर्निंग, जो कि जनरली मेजरली ये मतलब वीडियो रिलेटेड ही होता है, जैसे वीडियो प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग हो जाता है, या ऑडियो प्रोसेसिंग, नॉइस कैंसलेशन आज की डेट में सुन रहे होगे, मतलब ये सब थोड़ा सा एडवांस। यस सर। और सर 3D एनिमेशन बनाने के लिए कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग करने के लिए, बिगिनिंग करने के लिए रेकमेंड कर सकते हैं सर? 3D के लिए आई थिंक बेसिक में माया रहेगा, सही रहेगा, है ना अतुल? माया सही रहेगा ना? माया हाँ माया यूज कर सकते हो, हालांकि उतना ग्राफिक्स वगैरह का तो नहीं है, लेकिन सुने हैं कि रोशन माया लोग यूज एक्चुअली करता है। वो बहुत डीप की है, तो उतनी किसी को पता नहीं, वो तुम्हें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। हाँ लेकिन हम बोलेंगे कि माया सुने हैं कि ठीक है, स्टार्ट कर सकते हो। यस सर। तो एनिमेशन के लिए एक हैंड ब्रेक करके भी आती है, सॉरी हैंड ब्रेक नहीं, एक और मैं मुझसे कम्युनिकेट करना, मैं बता दूंगा, उसका एक है। देखो यार एक और चीज, ये अमित कुमार का जो क्वेश्चन है हमको बहुत अच्छा लगा, ये पूछ रहा है कि 21 बैच है, गेट का प्रिपरेशन कब से तैयार करना चाहिए? हम बोले हैं कि यार गेट का प्रिपरेशन तुमको 3rd ईयर के एंडिंग से या 3rd ईयर से स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसा मत पूरा दिल पे लेके मत बैठ जाना कि गेट करनी है, अभी पूरा एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने का मतलब कि हर कॉन्सेप्ट जो भी तुम्हें जहाँ भी इंटरेस्ट, जिस फील्ड में भी दिखे, ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो हम मशीन में ही पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें CS के किसी प्रोग्रामिंग वाले फील्ड में अच्छा लग रहा है काम करने में, यू कैन गो विद दैट, मतलब एकदम बिल्कुल अभी पूरा फ्री हो तुम, जिस फील्ड में एक्सप्लोर करना है उसको एक्सप्लोर करो तुम, और हर चीज के बेसिक पे जाओ, एकदम ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करने जब बैठोगे ना तो 7-8 या एक साल से ज्यादा का प्रिपरेशन नहीं है किसी भी एग्जाम का, लेकिन होता क्या है कि बाद में हम लोग शुरू में कुछ करते नहीं और बाद में चलते हैं गेट का प्रिपरेशन करने। तो गेट का प्रिपरेशन करने बैठोगे तो साल भर में पता चलेगा कि उसके कब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट तुम 6 महीना साल भर में सीखोगे नहीं, क्योंकि यार 4 साल का पूरा समराइज करके तुम एक साल के अंदर पढ़ना रहता है, तो थोड़ा सा तो टफ हो जाएगा, और उतना डेडिकेटेड होते नहीं है हम लोग। तो अभी पूरा एक्सप्लोर करो, जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसको बढ़िया से पढ़ो, और जितना डीप डाइव कर सकते हो करो, पूरा इधर उधर छानबीन करो सर्च। सर अलग अलग NIT के लिए अप्लाई करने के लिए अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा? नहीं बता रहे हैं, देखो IITs के लिए अब थोड़ा अच्छा कर दिया है, एक कोप आता है, कोप होता है वो IITs के लिए होता है, और CCMT आता है वो NITs के लिए होता है। होता क्या है कि एक बार 3000 रुपये के आसपास उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा तुमको, उसके बाद पूरा एक फॉर्म फिलअप करवाएगा, और काउंसलिंग के लिए सारे कॉलेज NIT कॉलेज ऑलमोस्ट जो NIT या NIT के और कुछ भी 2 4 5 10 प्राइवेट कॉलेज हैं उन सब का लिस्ट जैसे तुम जोसा का काउंसलिंग किए थे ना, ये जो ठीक उसी तरह उसी पैटर्न में होता है CCMT का NIT के लिए काउंसलिंग, ठीक ना? लेकिन ये जो जैसे भी अंकुश ने बता रहा था कोप, तो कोप पहले तुमको कोप पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसके बाद हर एक वो IITs का ये स्पेशली पर्सनली फॉर्म फिल करना होता है। यस सर। देखो NITs के लिए कंबाइंड है, NIT के लिए
हेलो Yes. हाँ वो थोड़ा नेटवर्क लॉस्ट हो गया था, कॉल आ रहा था तो हाँ तो फिर उसके लिए हर एक IITs के लिए जाके यार देखो कोशिश करो, सब लोग का टारगेट यही रखो, मोटिवेट रहना पड़ेगा और अंदर से बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ जी हमें करना है। क्योंकि देखो अगर वैसे नॉर्मली देखोगे तो यार ये 2 घंटे का सेशन लेने का कोई फायदा नहीं होगा। एक्चुअल में देखोगे तो बस हम लोगों को खुशी होगी कि अगर इससे थोड़ा सा भी तुम लोग को बेनिफिट मिले। क्योंकि देखो होता क्या है ना, बहुत से जूनियर से भी मिले, बहुत से मतलब बहुत सारा कुछ क्वेरी पूछता था यार। एक्चुअल में होता है कि वो लोग पढ़ते नहीं है और फिर जब भी कभी मिल लेते हैं या सामने आ जाते हैं तो सर क्या करे यार। क्वेरी तब ना आएगा जब तुम कुछ पढ़ोगे और कहीं फंसोगे। अब वो बोलते हैं सर मतलब प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, मतलब शुरू करने में क्या है यार, शुरू करने के लिए एक सब्जेक्ट उठाओ, पढ़ने लगो, फंसो तो उसका सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा है तो भले हम बता सकते हैं या कोई रास्ता बता सकते हैं कि उस रास्ते पे जाओ। तो स्टार्ट तुम्हें ही करना पड़ेगा। क्योंकि अब तो यार ग्रेजुएट हो गए हो, 18+ हो गए हो, अब तो स्पून फीडिंग कोई नहीं कर पाएगा किसी को भी। तो सब कुछ तुम्ही को करना होगा और थोड़ा सा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। क्योंकि बाद में बहुत जब एक बार हो जाएगा ना, थोड़ा सा अच्छा रैंक ला लोगे तो पता चलेगा तुमको, अच्छा फील होता है। किडनी सर, गेट का जो फॉर्म भरेंगे सर तो उसमें मतलब ब्रांच तो ठीक है, सिविल मान लीजिए चूज करेंगे, उसके बाद जो आगे एमटेक में हमको ब्रांच चूज करना है उसको भी वहाँ स्पेशलाइज करना होता है? नहीं गेट के लिए सिलेबस नहीं है कुछ नहीं। गेट का एग्जाम भरो, सिविल ब्रांच से हो सिविल ब्रांच दो, एग्जाम दो, रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो सब प्रोसीजर शुरू होता है। वो रिजल्ट के बाद सारा प्रोसीजर होता है, ठीक ना। यदि तुम्हारा स्कोर आ जाता है उस टाइम यदि कोई दिक्कतें आ रही हैं ये काउंसलिंग करने में या कॉलेज चूज करने में, तो उस टाइम ये कांटेक्ट करना है, उस टाइम मतलब कि उस टाइम हो जाएगा। पहले प्रिपरेशन पे फोकस करो और मोटिवेट रहो और करते रहो। और जो डेडिकेटेड है गेट के लिए उन्हीं को बोलेंगे गेट करने के लिए। क्योंकि बहुत दोस्त मतलब और कहीं पता चला, जैसे NIT में है तो अच्छे जगह से भी 2-4 दोस्त मिले तो पता चला मतलब इन लोगों से थोड़ी मोड़ी बातें होती है तो पता चलता है कि इन लोगों के भी काफ़ी सारे बैचमेट है, कुछ मतलब वैसा वो नहीं कर रहे हैं। तो पता चलता है कि गेट एक बहुत ख़राब चीज़ भी है। अगर तुम्हें रियल में कॉन्सेप्ट नहीं आता है और तुम सोचोगे कि हम जल्दी एक सब्जेक्ट ऐसे पढ़े, कॉन्सेप्ट बिना समझे और क्वेश्चन लगाए, तो क्वेश्चन भले तुम्हें शुरू में लग जाएगा क्योंकि तुम 2 दिन पहले पढ़े हो, लेकिन सब माउस करने लगेगा बाद में। जब 12 सब्जेक्ट का वर्कलोड आएगा एक साथ ना, तब एग्जाम में जाओगे तो 12-13 सब्जेक्ट का वर्कलोड रहेगा, तो फिर उस समय प्रेशर होने लगता है। और होता क्या है कि गेट का जो होता है कि लगता है कि यार इस पर 40 मार्क्स आया है कि 1 साल और प्रिपरेशन कर लेंगे 70 तो आ ही जाएगा, 1 साल और करोगे पता चलेगा कि 45 है। तो इसलिए पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना सर गेट के लिए कट ऑफ करना होना चाहिए सर मैक्सिमम। गेट के लिए कट ऑफ जितना होना चाहिए वो लोग डिसाइड करके दे देते हैं, हम लोग को नहीं सोचना होता है। और अगर फिर भी कट ऑफ जाता होगा ना सर UBC के थ्रू? हाँ कट ऑफ देखोगे तो जनरल का जाता है 30 के अराउंड, OBC ब्रांच वाइज भी वेरी करता है। हाँ वही मतलब एक जनरल इंट्यूशन जनरली बता रहे हैं कि मतलब वो जनरल के लिए 32 के आसपास चल जाएगा और OBC के लिए 26 के आसपास और SC/ST के लिए चल जाएगा 22 के आसपास। मतलब जनरल यही लेके चलो, लेकिन तुम लोगों को सोच के चलना है कि हमें 70+ स्कोर करना है। क्योंकि यार अगर मैकेनिकल ब्रांच से हो तो तुम 70 करके भी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। सर NIT में कितना कट ऑफ जाता होगा सर? NIT में देखो ये बहुत वास्ट चीज़ है यार। NIT का कट ऑफ पता है, NIT देखे हैं मेरे ही कॉलेज में 720 740 स्कोर वाला भी है और 200 मतलब क्या बताया, मतलब 25-30 मार्क्स वाला भी है। मतलब कोई हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है तो सब, और SC/ST भी ऊपर से ले तो सब का थोड़ा हो जाता है। NIT में एडमिशन चाहिए ना तो जस्ट तुम क्वालिफाई भी करोगे तो तुम्हें कोई ना कोई NIT मिल ही जाएगा, जैसे इस बार हुआ है। तो ये सोच के मत चलो कि मुझे NIT में एडमिशन लेना, बस टारगेट ये रखो कि मुझे 50+ 60+ स्कोर करना है ताकि ढंग का NIT भी मिले तो ढंग का NIT मिले, IIT मिले तो ढंग का IIT मिले। वरना कोई भी अदर ये ऐसे MTech करने का कोई ये मकसद मतलब भी नहीं बनता है।
क्योंकि फालतू का ये सब देखो, ये सब जो तुम सोच रहे हो ये सब फालतू का झूठ मूठ के सोचने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अभी तुम्हारा जो काम है उसको करो और उसके बाद मार्क्स आएगा, धीरे धीरे अपने दिखने लगेगा सामने। अभी तुम अपने मेन चीज पे फोकस करो। थोड़ा सा टफ है मोतिहारी में रह के कर पाना, लेकिन नामुमकिन नहीं है यार।